स्ट्रैटेजी है, कितनी भारी उर्दू बोलो किसी को समझ में ही नहीं आए, रिबट नहीं कर पाएगा कोई। यार We're मैं तो live. मैं तो हिंदी भी बोलने लगा हूँ। मैंने हिंदी की भी कुछ टर्मिनोलॉजीज याद की हैं, स्पेशली क्रिकेट की। Okay, I think we're live. So I'll start the recording as well. Rasa, आप start कर दें. ओके। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस डेमो डिबेट में, जिसका उन्वान है, ये ऐवान पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के मुकाबलों से मुंसलिक गैर मामूली जोशो खरोश पर नादिम है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज भारत से कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मौजू पर हमारे इस मुल्क के साथियों के साथ बहस करेंगे, और उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात और क्रिकेट से मुंसलिक जो जज्बात हैं उन पर एक अच्छी बहस होगी। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए वज़ीर आज़म साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने दलाइल पेश करें, हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं। सही था? मुझे टाइमिंग का कैसे पता चलेगा? मैं चैट में ड्रॉप कर देती हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग इन 3 2 1। बतौर हिज़्ब मवाफ़क़त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों को हम भी उतना ही शौक से देखते हैं जैसे शायद आज के मैच के अंदर अपोजिशन देखती है। लेकिन हम समझते हैं कि जो गैर मामूली जोशो खरोश जिस हाइप के ऊपर आज बहस हो रही है, हमें सबसे पहले उसकी हकीकत को समझना चाहिए। हिज़्ब मवाफ़क़त के तौर पर हम समझते हैं कि उस गैर मामूली जोशो खरोश की बुनियाद कोई ऑन फील्ड कम्पेटिटिवनेस नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक हिस्टोरिकल जो हॉस्टिलिटी है, वो उसकी बुनियाद है। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि ये हॉस्टिलिटी और ये हाइप खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए और दोनों मुल्कों के अवाम के वसीतर मफाद के खिलाफ है और उसको नुकसान पहुंचाती है। इस बुनियाद पर हम समझते हैं कि जब भी खेल को हाइपर नेशनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम उसको रिग्रेट करेंगे। हिज़्ब मुवाफ़क़त के तौर पर हमारी पहली आर्गुमेंट यहीं से स्टार्ट होती है कि इस हाइप की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग की सी कैफियत पैदा हो जाती है। हम समझते हैं कि आप जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच देखते हैं, मैच के मौके पर आप देखते ही हैं कि लोगों के जज्बात इस कदर उमड़ रहे होते हैं कि वो अपने आप पर काबू भी नहीं रख पा रहे होते। आप देखते हैं कि आप घरों से बाहर निकलते हैं तो बाज़ लोगों ने जज्बाती होकर अपनी मोटरसाइकिल्स पर F-16 लिखवाया होता है, जैसे वही जो है वो जाकर जंग लड़ने जा रहे हैं इंडिया के साथ। फिर कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं जो इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो किस तरह से कल विराट कोहली को टारगेट करेगा, जैसे विराट कोहली कोई कोई टैंक है और मोहम्मद आमिर जो है वो कोई फाइटर जेट है जिसने उसको टारगेट करना है। बिल्कुल इसी तरह से फिर जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं इस मौके पर, वो भी बहुत दिलचस्प होती हैं। यानी आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे टीवी के ऊपर कि एक मैच हो रहा है, या आप ये नहीं सुनेंगे एक मुकाबला हो रहा है, बल्कि आप ये सुनेंगे कि पाकिस्तान भारत का टाकरा हो रहा है। फिर आप ये सुनेंगे कि आज शाहीनों का भारतीय सूरमाओं के साथ एक कोई मार्का है, या कोई गज़वा हिंद होने लगी है जिसकी तैयारी की जा रही है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की बातें जो है वो बहुत ज्यादा मनफी रद्द-ए-अमल रखती हैं, खेल के हवाले से भी और माशरे के हवाले से भी। तीसरी सतह पे हम ये भी समझते हैं कि जो सियासतदान होते हैं वो भी इस तरह के मौक़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी जो है वो सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इस तरह के दूसरे मज़मूम मकासद के लिए। तो लिहाजा इस बहस के अंदर कोई आकर हमें ये ना बताए कि क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमेसी ये होती है कि 1987 में ज़ियाउल हक जो थे वो मैच देखने गए थे, लेकिन जाके राजीव गांधी के कान में ये बता कर आए थे कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के मजाक भी आज के मैच में नहीं होने चाहिए कि क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदान बहरहाल उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे अगली आर्गुमेंट हमारी ये है कि हम समझते हैं कि इस हाइप की वजह से खिलाड़ियों की जान, माल और आबरू को खतरा लाहक हो जाता है। और हम समझते हैं कि इसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। लोग खिलाड़ियों के पुतले ऐसे जलाते हैं जैसे कोई सवाब का काम हो। हम समझते हैं कि दूसरी सतह पे खिलाड़ी जो है वो जब भी इस तरह का कोई मैच होता है, खिलाड़ी हारने के बाद अपने एयरपोर्ट पर आने से वो झिझक रहे होते हैं। बाज़ औक़ात खिलाड़ियों को इस तरह के रीजंस देने पड़ते हैं कि हमें टिकट्स नहीं मिली अपने एयरपोर्ट की, हम आ नहीं रहे। और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो कि शायद एयरपोर्ट के पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो कि शायद एयरपोर्ट तक आ ही नहीं रहे, रास्ते में ही पैराशूट से छलांग लगा के अपने घर तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं जिसमें खिलाड़ियों को उनकी जान को खतरा लायक हो जाता है और हम इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। इससे अगली आर्गुमेंट हमारी ये है
कि हम ये भी समझते हैं कि इससे खेल को इसलिए भी नुकसान पहुंचता है कि तवज्जो अब खेल पर नहीं रहती, बल्कि एक और खेल शुरू हो जाता है पैरेलल बिल्कुल क्रिकेट के, और वो खेल होता है गालियों की आलमी चैंपियंस ट्रॉफी। हम समझते हैं कि गालियों की चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होता है बाकायदा कि कौन कितनी यूनिक गाली लेकर आएगा, कौन किसकी गाली जो है वो ज्यादा तकलीफ दे है या किसकी गाली ऐसी है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। इसलिए भी हम समझते हैं कि तवज्जो खेल के मस्बत पहलुओं की बजाय इस तरह के मनफी रवैयों में और एक दूसरे के दिल जलाने की कोशिश की तरफ हो जाती है, इसलिए हम इसे रिग्रेट करते हैं। इससे आगे हम आपको ये बताएंगे कि हम समझते हैं कि इसके बहुत से सोशल इश्यूज भी इससे आपके सामने आते हैं। इस हाइप की वजह से आपके सामने इस तरह के मसाइल आते हैं कि मैच में शिकस्त की वजह से लोग अपने घर वालों से लड़ाई कर लेते हैं, बाज केसेस में बर्तन तोड़ देते हैं लोग, कुछ केसेस में इवन डाइवोर्सेस हो जाती हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी आपके सामने आते हैं जिनके अंदर लोगों की शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हम पाकिस्तान के अंदर आपको बारहा अखबार में पढ़ने को मिलेगा कि दूल्हा ने दुल्हन के घर इंकार इस बुनियाद पर भिजवा दिया कि उस दिन पाकिस्तान और भारत का मैच है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के सोशल इश्यूज भी आपके सामने इस तरह के मैचेस के नतीजे में आते हैं। इससे अगली बात हमारी ये है कि हम समझते हैं कि इस हाइप की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के अंदर मेंटल हेल्थ के बहुत से इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग हारते हैं वो एक ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम या तो इस हार को तस्लीम नहीं करेंगे या वो कई महीने कई हफ्ते उसी परेशानी में उसी फिक्र में डिप्रेस्ड जो है वो रहते हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह के जो फिर दूसरे मेमोरी लॉस के इश्यूज या तस्लीम ना करना कि हम वाकई हार गए हैं, ये सारी चीजें जो है वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज में भी इजाफा करती हैं, और हम इसकी भी मुखालफत करते हैं। इससे आगे बढ़कर हम ये समझते हैं कि नहीं माजरत, इसके आगे हम समझते हैं कि इस हाइप की वजह से या इस गैर मामूली जोशो खरोश की वजह से कैपिटलिज्म की जो एक्सप्लॉइटेशन है उसमें इजाफा होता है। और उसकी एक हम आपको बहुत टिपिकल मिसाल ये देंगे कि जब लोग मैच हारने के बाद गुस्से की वजह से अपना टीवी तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में उन्हें एक नया टीवी खरीदना पड़ता है। तो जब नया टीवी खरीदना पड़ता है तो इससे जो है सरमायादारा निजाम या जो बड़ी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं या जो टीवी की इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये एक विशियस साइकिल है टीवी तोड़ने का और नया टीवी लेने का। जिस दिन आपने इस हाइप को तोड़ दिया उस दिन आपको नया टीवी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिहाजा हम इसके खिलाफ हैं। दूसरी बात हम ये भी समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत फायदा मिलता है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो कि बस लोगों का दिल जलाने के लिए मौका मौका कहकर जो है वो इस मौके को इस्तेमाल करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो हम समझते हैं कि उनको भी गैर जरूरी तौर पर जो फायदे मिलते हैं हम उसके भी खिलाफ हैं। इससे अगला हमारा आर्गुमेंट बहुत अहम है, और ये खास तौर पे हम भारत के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए उनको कहेंगे कि वो इस पर तवज्जो दें। वो ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाइप है इसकी वजह से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के साथ जुल्म ये हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के साथ मैच की वजह से प्रेशर ले लेकर उसका बेचारे का एक्शन खराब हो गया, उसका एक्शन ठीक नहीं हो रहा, उसकी एक बाजू जो है वो पूरी तरह से सीधी नहीं होती है, दूसरी बाजू जो है वो सीधी तरह से खुलती नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस हाइप को कम करने के नतीजे में उन पर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से उनका एक्शन ठीक करने में मदद मिलेगी। इससे अगला आर्गुमेंट हमारा ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाइप की वजह से दोनों मुल्कों के खेल इस वजह से भी मुतासिर होता है कि आपकी टीम सिलेक्शन जो है वो बहुत शदीद मुतासिर होती है। उसकी मिसालें ये है कि चूंकि इस एक मैच में आप ये फैसला कर देते हैं कि जिसने ये मैच जितवा दिया वो हमारा हीरो है, वही हमारा चैंपियन है, और उसको ही हम अपनी कौम का बानी मानेंगे। तो लिहाजा और जो हार जाएगा जिसकी वजह से हम हारेंगे उसको हम अपना जीरो समझेंगे। तो हम समझते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान की टीम खास तौर पे बहुत हमेशा मुतासिर हुई है, और इसकी दो बड़ी मिसालें आपके सामने ये हैं कि मिसबाउल हक जो कि पाकिस्तान के एक बहुत अजीम खिलाड़ी हैं, उनको आज तक उस वर्ल्ड कप के फाइनल में जिन्होंने स्कूप शॉट खेली थी और जिस पर वो आउट हो गए थे, आज तक माफ नहीं किया गया। और इसके बरक्स शाहिद अफरीदी जैसे सबसे ज्यादा अनरिलायबल प्लेयर्स सिर्फ एक एशिया कप के अंदर 2 छक्के मारने के बाद 3 साल अपना करियर जो है वो मजीद बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके बाद कौन कौन से बहुत मोहब्बत हो जाती है। तो हम समझते हैं कि अफरीदी जैसे खिलाड़ियों जिनसे हम निजात हासिल करना चाहते हैं, उनकी वजह से इस हाइप की वजह से उनको मौका मिलता है कि वो मजीद खेलते रहें, और हम जो कि उनसे निजात चाहते हैं हम उनसे निजात हासिल नहीं कर पाते। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक खराब जनरेटर आपके पास होता है, वो कभी नहीं चल रहा होता, लेकिन जिस दिन आप फैसला करते हैं कि इससे निजात हासिल करनी है वो चल पड़ता है, और आप कहते हैं चल गया अब ना इसको बेचो। तो हम समझते हैं कि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बढ़कर और आखिरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि अगर ये हाइप खत्म हो जाती है तो शुएब अख्तर और वरिंदर सहवाग जैसों को ट्विटर और यूट्यूब पर फजूल किस्म का कंटेंट बनाने का मौका नहीं मिलेगा, और उनकी जिंदगी में वाकई को मस्बत तब्दीली आएगी और वो जाकर कोचिंग या कोई और अहम काम करने को तैयार होंगे। इन तमाम बातों की बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम इस पाकिस्तान भारत के दरमियान जो क्रिकेट की जो गैर मामूली जोशो खरोश है इस पर नादिम है। आप सबका बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। मैं अब दावत दूंगा मेरे पर अपने सवालात और रद्द पेश करें। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी, अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो मैं शुरू करता हूँ मित्रों और इस सदन के सारे मेंबर्स को मैं पहले सलाम करना चाहूँगा। देखिए, विपक्षी दल के महोदय ने हमें 6 खंडन दिए हैं, 6 तर्क दिए हैं, और इन 6 तर्क के मैं 6 खंडन अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं अपनी खुद की तर्क आपके सामने पेश करूंगा। तो पहली चीज जो कि हमें मिलती है प्रधानमंत्री से, वो कहते हैं कि इससे क्या होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक जंग का माहौल हो जाता है, एक आपसी लड़ाई का वातावरण पैदा हो जाता है, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल गलत बात है। जबकि हम देखते हैं कि खेल के माहौल में, खेल की सीमा में रह के अगर आपसी जोश, आपसी तनाव अगर हम बाहर लेके आ सकते हैं तो वो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर वो हम खेल की सीमा में ना करेंगे तो शायद से वो गुस्सा जो है वो कहीं और निकलेगा, और उससे बेहतर है कि खेल में मतलब कोहली बाबर आजम की वहां लड़ाई हो जाए, इससे बेहतर कि वो सड़कों पे जाके एक दूसरे को मुक्का मुक्का मारे। तो हम कहते हैं कि खेल की सीमा जो है बहुत अच्छी है उस दरमियान में। अब दूसरी चीज जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने हमें बताया कि कैसे खिलाड़ियों की जान पे खतरा हो जाता है, कैसे लोग जो होते हैं सड़कों पे उतर आते हैं, उनके पुतले जलाने लगते हैं। इसका एक सीधा सोल्यूशन ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो जाके अवाम को बोले कि आप थोड़ा ठंड रखें, ये आपकी प्लेयर है, या आज ये डक्ट आउट हुए हैं तो कल सेंचुरी इन्होंने बनानी है, तो इनको आपने मार दिया तो फिर हम सारे लोग बेंच स्ट्रेंथ कितनी हम निकाल के लेके आएंगे। तो ये तो लीडर्स की बात है कि वो लोगों से बात करें, उनको थोड़ा बोले कि शांति का माहौल बनाए रखें। और आपने उदाहरण दिया कि कुछ खिलाड़ियों को पैराशूट से घर पे आना पड़ता है, मैं कहूँगा उनके लिए तो चलो मजे हो गए, तो वो उतना नुकसान वाली बात नहीं है जैसे आप बोल रहे थे। तीसरा आपने बताया कि कैसे आपसी संबंधों में काफी दिक्कतें पैदा होती हैं। आपने बताया कि कैसे कुछ लोग तो शादी तक आखिरी मिनट पे कैंसिल कर देते हैं भारत पाकिस्तान मुकाबलों की वजह से। मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे इंसान की परख हो जाती है कि आप मानिए आपने पहले शादी कर ली और बाद में आपको पता चला कि आदमी जो था इतना मन मौजी आदमी था, इसका कोई कमिटमेंट इश्यूज थे इसको। तो ये आपको पहले पता चल गया ना शादी के कि ये मैच के ऊपर ही शादी कैंसिल कर रहा है, तो वैसे ही इंसान सही नहीं है, इससे आप दूर रहें। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है इंसान की कैरेक्टर की परख का। अगली चीज आपने बताया कि बहुत सारी एड्स आती हैं जो कि लोगों पे मतलब मजाक उड़ाती है। उस पे हमारा सिंपल खंडन यही है कि एड्स जो है लोगों को मनोरंजन देती है, एक दो दिन की बात होती है, ऐसा कोई दिल्ली बात नहीं होती, मतलब ठेस लेने वाली बात नहीं है। लास्ट इन्होंने बोला है कि देखिए जैसे प्रेशर की वजह से बुमराह जैसे खिलाड़ी तक का एक्शन खराब हो गया है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन बुमराह जो थे वो आए थे स्पिनर के बतौर, लेकिन इतना प्रेशर आया उनके अंदर इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में कि उनकी पेस निकल गई, और तब से लेके आज तक वो हमारे भारत क्रिकेट के बहुत ही बढ़िया पेस बॉलर है। तो ये एक उदाहरण है कैसे प्रेशर से इंसान के काफी फायदे भी हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने तर्क पे, जो हम मेन कंस्ट्रक्टिव्स रखना चाहेंगे आपके सामने। पहला पॉइंट, पहला तर्क जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि अतिरंजना से, इस हाइप से एक्चुअल खिलाड़ी के टैलेंट और उनके प्रेशर सहन करने की क्षमता हमें पता चल जाती है। एक तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक ही जो खिलाड़ी है, जैसे विराट कोहली हो गए, बाबर आजम हो गए, इन खिलाड़ियों को हम इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि ये प्रेशर में परफॉर्म करके दिखाते हैं, और इस प्रेशर में परफॉर्म करने का तरीका, लिटमस टेस्ट जो है वो है भारत पाकिस्तान के मुकाबले। इन मुकाबलों से हमें पता चलता है कौन खिलाड़ी असली में टैलेंटेड है और कौन वहां पे मतलब ऐसी मजे मजे से आ गए हैं। दूसरा जो हम तर्क आपके सामने रखना चाहेंगे वो है कि देखिए आजकल का जो जमाना है, हम सब कोविड के हाल में जी रहे हैं। इंसान के पास बहुत सारे दुख होते हैं, इंसान बहुत तनाव में रहते हैं आजकल। ऐसे के अंदर 3 घंटे का जो क्रिकेट मैच होता है T20 का, वो इंसान को संतुष्टि नहीं दे पाता, मनोरंजन नहीं दे पाता। हम चाहते हैं कि मनोरंजन जो है वो 3-4 दिन तक चले, और 3-4 दिन तक मनोरंजन चलेगा और 3-4 दिन तक वो उत्सुकता बनेगी। उसका एक ही तरीका है कि आप मैच के पहले बहुत सारी
अतिरंजना पैदा करे, मैच के पहले बहुत सारा जोश पैदा करे, और वो हमने देखा है भारत पाकिस्तान मुकाबलों के पहले ही हो पाता है। आप 3-4 दिन पहले से एक्साइटेड हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ आ जाता है देखने लायक कि अच्छा चलो अगले 4 दिन मैं न्यूज देख के जी लूंगा कि कुछ मजे वाली बातें हो रही है। अब जैसे हम भारत में देखेंगे समाचार चैनल जो होते हैं क्या चटपटी न्यूज लेके आते हैं, क्या भारतीय सम्राट विराट कोहली फिर चकनाचूर करेंगे बाबर के घमंड को, ऐसे ऐसे न्यूज कार्यक्रम आते हैं, तो इंसानों का दिल लगा रहता है, 3-4 दिन तक उनकी एंटरटेनमेंट बनी रहती है, बजाय कि सिर्फ 3 घंटे का मैच है, मैच खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। एक सेकेंड, टाइम कितना हो गया, मैं वो जल्दी से देख लेता हूँ। चलिए, अभी तो लग रहा है समय मेरे पास काफी है, 5 मिनट, अच्छा उतना भी काफी नहीं है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि मीम्स जो कि है हास्य चित्र, ऐसे जो लोग मीम्स बना रहे हैं, जो लोग हास्य की कविताएं, हास्य के रील्स बना रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता है 3-4 दिन पहले से। उन लोगों के भी काम करने के लिए उनको चीजें मिल जाती है कि अब उनके पास चीजें हैं जिनको लेके वो मीम बना सकते हैं। अब मानिए कि भारत पाकिस्तान का मैच है, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई एंटरटेन ही नहीं हो रहा, तो फिर फायदा नहीं है। इससे पहले मैं क्लोजिंग से एक पीओआई एक्सेप्ट करूंगा। अर्नब गोस्वामी के रहते हुए भारतीय पत्रकारिता को क्या जरूरत है, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच के हाइप की? मनोरंजन तो हमारी पत्रकारिता में ऐसे भी है वैसे भी है। हाँ जी, आपने एकदम सही ताल पकड़ा है, लेकिन मनोरंजन में भी अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। तो फिर एक दिन मनोरंजन हो रहा है कि आओ चलो सब मिलके इस इंसान को मारे, तो वो एक तरह का मनोरंजन अर्नब गोस्वामी जी प्रदान करते हैं। दूसरे दिन अलग टाइप का मनोरंजन कि चलो आज हम क्रिकेट टीम में उनको हराएंगे। तो वैरायटी नाम की भी चीज होती है। आप प्लीज अर्नब गोस्वामी के डाइवर्सिफिकेशन को ऐसे ना करें। अब चौथी चीज जो चौथा हमारा जो तर्क है वो खंडन भी है उनकी आर्ग्यूमेंट का। उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है कि टीवी खरीदने की एक साइकिल बन जाती है कि आप टीवी खरीदा, आपने टीवी तोड़ा, फिर से नया टीवी खरीदा। हम बताना चाहते हैं कि आजकल के जमाने में भारत पाकिस्तान का एक जो कॉमन दुश्मन हो सकता है वो है चाइना, चीन जो है वो भारत पाकिस्तान दोनों की आर्थ स्थिति को खराब कर रहा है। चाइनीज प्रोडक्ट से एकदम हमारी मार्केट्स को मतलब फ्लड करके। तो भारत पाकिस्तान मैच के बाद जब लोग गुस्से में आते हैं और टीवी फोड़ते हैं, स्मार्टफोन फोड़ते हैं, तो एक तरीके से वो चाइना को एक मुंह की जवाब दे रहे हैं। चाइना को बता रहे हैं कि देखो आपका जरूर हमारी अर्थव्यवस्था पे जोर है, लेकिन अगर हमको गुस्सा आ गया तो फिर हम आपके टीवी भी तोड़ देंगे, हम आपके स्मार्टफोन भी तोड़ देंगे। और इस तरीके से क्या होता है, भारत पाकिस्तान जो है चीन के साथ अपनी राजनीति के क्षेत्र में बराबरी बनाए रखते हैं, अपना एक रुतबा बनाए रखते हैं कि जिस दिन हमें गुस्सा आ गया मैच के बाद हम आपकी सारी चीजें तोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे फायदे होते हैं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों के। थोड़ा मनोरंजन बना रहता है, थोड़े मनोरंजन से किसी का नुकसान नहीं हुआ, और इसलिए हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं इस मोशन का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत दूंगा हिज़्ब मुवाफ़क़त के दूसरे मुकर्रर को, नायब वज़ीर आज़म साहब को, कि वो आकर इनके दलाइल का विरोध करें। क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी जी अब्बास। हाँ जी। हिज़्ब मुखालफत का पूरा मुकदमा या उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज के ऊपर मबनी था कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की हाइप की वजह से जो दोनों तरफ की अवाम है उनका दिल लगा रहता है। अगर आज इस डिबेट से या फिर इस दुनिया के वजूद में आने का मकसद यही था कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम का दिल लगा रहे, तो गुजारिश यह है कि हम एक और जंग करवा लेते हैं। क्योंकि जब भी 65 की जंग हुई या 71 की जंग हुई या 99 की जंग हुई, तो लोगों का दिल तो जंग के दौरान भी लगा रहता है। जब टीवी के ऊपर खबरें आती हैं कि F-16 ने जो है वो MiG-21 को मार गिराया, या कारगिल की सरहद के ऊपर इतने फौजियों को मार दिया गया, या हमने उनके इतने मोर्चों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसके नतीजे में भी बहुत ज्यादा दिल लगता है लोगों का। और आपका मीडिया इन चीजों को बेच के लोगों के अंदर इस तरह के जज्बे उजागर करता है, इस तरह की चीजें उबालता है, जिससे उनका जोश और वलवला बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अगर मनोरंजन ही करना है तो मनोरंजन हम पहले 3 से 4 दफा एक दूसरे के साथ कर चुके हैं, लेकिन उस मनोरंजन के नतीजे में
कुछ लोगों का ही मनोरंजन होता है, अवाम का तो उसके अंदर मंजन हो जाता है कंप्लीटली। तो हमें लगता है कि अगर मनोरंजन ही बर्डन है तो फिर हमें लगता है कि हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बात की मुखालफत करते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने यहां पर की कि किस तरीके से प्रेशर अच्छा है, और उस प्रेशर के अंदर ही असल में आपको पता चलता है कि एक खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करता है या खिलाड़ी का स्टेचर क्या है। प्रेशर एक बहुत अच्छी चीज है जब तक वो प्रेशर गेम का हो। बाबर आजम को अगर इस बात का पता हो कि आज भारत के साथ मैच में मैदान में जाकर मेरे ऊपर सेंचुरी करने का प्रेशर इसलिए है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा बैट्समैन हूं, लेकिन अगर बाबर आजम के सर के ऊपर इस चीज का भी प्रेशर हो कि मैंने मेजर अजीज भट्टी का भी बदला लेना है, और मैंने लॉन्स नाइक का भी बदला लेना है, और मैंने फलाने ब्रिगेडियर का भी बदला लेना है, मैंने कारगिल का भी बदला लेना है, और अगर मैं नहीं लूंगा तो इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे गालियां पड़ेंगी और मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये चीज प्रॉब्लमैटिक है। और ये प्रेशर गेम, किसी भी गेम की जो असल एसेंस है और जो किसी भी गेम का असल मकसद है उसको बहुत ज्यादा खराब कर देती है, जो कि आज हम यहां पर साबित करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि खेल की सीमा में जो आपसी टेंशन है वो खत्म हो जाती है। गुजारिश ये है कि ये आपसी टेंशन खेल की सीमा के अंदर आ जाती है, ये आपकी आपसी टेंशन को खत्म नहीं करती खेल की सीमा के अंदर। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि हमारे दरमियान में 2007 से अब तक बायलैटरल क्रिकेट नहीं हुई, क्योंकि हमारी आपसी टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो टेंशन इन्फिल्ट्रेट कर गई है खेल की सीमा के अंदर। और ये आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है हमारे पूरे मुकदमे को, क्योंकि हमारा मुकदमा इस बुनियाद के ऊपर है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट आपस में फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ गेम नहीं है। उसके पीछे एक पूरा तारीखी तनाजुर है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। यानी कि अगर दोनों ममालिक के सियासी ताल्लुकात आपस में खराब होंगे तो वो क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि उसके साथ सियासत जुड़ी है, उसके साथ डिप्लोमेसी जुड़ी है, उसके साथ लोगों के गलत रवैये जुड़े हैं, जो कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इन्होंने यहां पर यह बात की कि वो अगर एडवर्टीजमेंट्स चलाते हैं और उन एडवर्टीजमेंट से कुछ मनोरंजन हो जाता है लोगों का, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन उस मनोरंजन के बदले वो बेच क्या रहे हैं, हमें इस चीज के ऊपर नजर दौड़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक मनोरंजन वाला ऐड बना के हम बंदूकें बेचना शुरू कर दें लोगों को, और हम एक मनोरंजन वाला ऐड बना के लोगों को बारूद बेचना शुरू कर दें, तो क्या हम उस एडवर्टीजमेंट को चलने देंगे, या फिर क्या हम उन कॉर्पोरेशन को अलाउ करेंगे कि वो इस किस्म की एडवर्टीजमेंट्स बनाएं जिसके नतीजे में लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो कि अपनी नेचर के अंदर नेगेटिव है, जो कि अपनी नेचर के अंदर अनएथिकल है और जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एसेंशियली। इन्होंने कहा जी कि चाइना की टीवी तोड़ते हैं हम, तो चाइना को पैगाम जाता है कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम उनको भी तोड़ देंगे। गुजारिश यह है कि चाइना की टीवी से ज्यादा चाइना के बाशिंदे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हमने चाइना की चीजें तोड़ने की तरफ मतलब नजर दौड़ाई और उनको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की, तो चाइना इस वक्त ये सलाहियत रखता है कि वो सारे मिलकर हमें तोड़ देंगे, क्योंकि हम उनके जितने मर्जी टीवी तोड़ लें, हम उनकी जितनी चीजें तोड़ लें, उनको उससे कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाने वाला, क्योंकि उनके पास वो चीज है जो कि हमारे पास नहीं है, जिसको हम इनकी जुबान के अंदर लक्ष्मी कहते हैं और अपनी जुबान के अंदर हम उसको पैसा कहते हैं। मैं चलूंगा अपनी आर्गुमेंटेशन के ऊपर, जो कि इस केस के अंदर, जी फातिमा नुक्ता। एक एडवर्टाइजमेंट है जो कहती है कि पल 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 कैसे कटेगा हर पल, कि अगला मैच होने वाला है और रहा नहीं जा रहा लोगों से। इसके अंदर कैसे आर्म्स बिकते हैं और किस तरह से जो हार्म है वो हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा ऐड जो कहता है कि पल 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 हर पल और इस चीज के बगैर आपसे एक मिनट नहीं रहा जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट अपनी नेचर में नेगेटिव है, क्योंकि वो लोगों के अंदर ऑब्सेशन इंस्टिल कर रही है। वो लोगों को ये बता रही है कि अगर आप ये चीज कंज्यूम नहीं करेंगे तो इसके बगैर आपसे रहा नहीं जाएगा और आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए और आपको ये चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन जो हमारा कंपैरेटिव था, हमारा कंपैरेटिव ये था कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक चीज के वजह से अगर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही है, लोगों को मनोरंजन मिल रहा है, तो सिर्फ इस यार्ड स्टिक के ऊपर या इस बुनियाद के ऊपर उस चीज को चलने दिया जाए या उस चीज को बिकने दिया जाए, हमें लगता है ये आपकी कॉर्पोरेट और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को मजीद इनहांस करता है और मजीद उसको फायदा पहुंचाता है, जो कि हमें लगता है कि नुकसानदेह है। मैं हारिस की जो तकरीर थी और उसके जो आर्गुमेंट्स थे उनको ही मजीद आगे लेके चलूंगा और एक से दो नई बातें भी करने की कोशिश करूंगा अपनी इस तकरीर के अंदर। हमें लगता है कि जो पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों की जो हाइप है और ये जो उसका गैर मामूली जोशो खरोश उसके साथ एसोसिएटेड है, उसका खेल के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से हम पहली सतह पे इस हाइप के साथ नादम है। और खेल के साथ उसका ताल्लुक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कल के दिन पाकिस्तान और भारत का आपस में एक मैच करवा दिया जाए तो गिन चुन के उस मैच के अंदर से मुश्किल से एक आधी राइवलरी निकलेगी, जो कि मुझे वो भी समझ नहीं आ रही कि कौन सी निकलेगी। शाहीन और विराट कोहली की
शायद आप कह सकते हैं आज से 2 साल पहले विराट कोहली और आमिर की एक राइवलरी निकलती थी। पाकिस्तानी क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट आज इस नहज के ऊपर मौजूद है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन मौजूद नहीं है। भारत की क्रिकेट क्वालिटी वाइज, स्किल वाइज और अचीवमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत ज्यादा ऊपर है। पाकिस्तानी क्रिकेट को एट पार आने के लिए भारतीय क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यानी कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस की जितनी हाइप है, अगर तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की उतनी हाइप नहीं है, या इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस की उतनी हाइप नहीं है, या फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैचेस की उतनी हाइप नहीं है, तो हमें लगता है कि ये चीज गेम के साथ जाती है और इस हाइप की नेचर का जो पूरी नेचर है वो अपनी नेचर में सियासी है, वो नफरत के ऊपर मबनी है, वो जिंगोइज्म के ऊपर मबनी है, वो नेशनलिज्म के ऊपर मबनी है, जो कि हमें लगता है कि नुकसानदेह है। हमें यह भी लगता है कि इस हाइप ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और वो किस तरीके से, आज भी अगर किसी पाकिस्तानी को रात को नींद ना आ रही हो तो वो सोने के लिए, अगर उसको पास एक ऑप्शन हो कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूं, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की वीडियो लगा लेता है और वही वीडियो देखते देखते जब शादाब युवराज की विकेट लेता है उसी के दरमियान में कहीं उसको नींद आ जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सूदिंग और इतना ज्यादा रिलैक्सिंग होता है पाकिस्तानी के लिए। जबकि अगर आप एक्चुअली देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का वो जो मैच था वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन नो मैच था, वो एक वन साइडेड अफेयर था, यानी कि वहां पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरीके से मौजूद नहीं थी। उसके अलावा क्या होता है, फखर जमान की सेंचुरी जो कि उस फाइनल के अंदर वो मारता है, उस सेंचुरी की बुनियाद पे वो 4 साल केपेबल पाकिस्तानी ओपनर्स का रिस्क खाता है, क्योंकि उसकी एक सेंचुरी की वजह से वो 4 साल पाकिस्तानी टीम के अंदर निकाल जाता है, जबकि उससे बेहतर ओपनर्स, उससे बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता। आमिर उन 3 विकेटों की बुनियाद के ऊपर सिर्फ अपने 5 के इकोनॉमी रेट के साथ और 22 मैचेस में कोई 18 विकेटों के साथ 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट में ओडीआई खेलता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम आमिर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसने रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन को उस एक मैच के अंदर आउट कर दिया था। हमें लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ इस चीज ने नुकसान किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि अवाम के सामने और पाकिस्तानी क्रिकेट की अथॉरिटीज के सामने जब सिर्फ एक नेशन के खिलाफ परफॉर्मेंस ही यार्डस्टिक बन जाती है तो वो अपनी क्वालिटी के ऊपर उस तरीके से नहीं काम करते, कंपैरेटिवनेस के ऊपर उस तरीके से काम नहीं करते, जो कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे नजदीक पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि अवाम चाहते हैं, और उस बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए रेगुलरली, टीम्स को आपस में खेलना चाहिए, पाकिस्तान को आईपीएल में जाए खेलना चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान में आए खेलना चाहिए। लेकिन आज इस ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे दरमियान सियासी टेंशन मौजूद है। इस हाइप को ग्लोरीफाई करते हुए आपको यह भी मद्देनजर रखना होगा कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट यह है कि ये हाइप लोगों को बहुत ज्यादा सुकून बख्शता है, लोगों को बहुत ज्यादा मनोरंजन बख्शता है, तो जब 13-13, 14-14 सालों के लिए ये एंटरटेनमेंट और ये मनोरंजन लोगों को नहीं मिलता सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों ममालिक की हुकूमतों के आपस में हालात खराब हैं, तो यही हाइप उन शायकीन के लिए एंजाइटी का बाइस बनता है, डिप्रेशन का बाइस बनता है, एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन का बाइस बनता है। हमें लगता है जिसकी वजह से ये हाइप प्रॉब्लमैटिक है। इन तमाम बातों की बुनियाद पे हमें लगता है कि हिज़्ब मुवाफ़क़त आज का मुकदमा एक भारी मार्जिन से जीत चुका है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्बास। अब मैं दावत दूंगा नायब प्रधानमंत्री को कि वो आकर इनके तारक का विरोध करें। क्या आवाज सबको पहुंच रही है? छह मिनट तक पहुंचने तक मैं क्लोजिंग से एक पीवाई ले लूंगा। पक्ष के मुताबिक ये सिर्फ जंग में एक जंग जोड़ देता है और उससे कोई जंग सुलझता नहीं है। हमारे मुताबिक जंग में एक क्रिकेट जोड़ दो तो जंग की गहराई की वजह से क्रिकेट की फिजूली से लोगों का मन बहल जाता है और उससे लोगों को पता चल जाता है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में एक्चुअली काफी समानियत है, एक्चुअली काफी सिमिलैरिटी है, जो वाकई ऐसे नहीं पता चलती लोगों को। और इसकी वजह से इन मुकाबलों का जो अतिरंजना होती है वो एक्चुअली काफी अहम है। तो मेरी तकरीर में 3 तर्क होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 3 तर्कों का मैं सामना करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि खिलाड़ियों की जान को खतरा है।
क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले इतने हीटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा सुरक्षा इन खिलाड़ियों को मिलती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के नेताओं को मिलती है, उससे ज्यादा भी इनके खिलाड़ियों को मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी के थ्रेट हो, लेकिन सुरक्षा तो सबको एक समान मिलती है और सबसे मजबूत होती है। दूसरी बात तो ये कहते हैं कि पैसे का बहाव बढ़ता है, लेकिन आपको ये बात सोचनी है कि पैसे का बहाव तो वैसे भी होता है, लेकिन वो चीनी कंपनी और अमेरिकन कंपनी की तरफ होता, क्योंकि ये देश का इतना अहम हिस्सा है और देश के नारे का इतना अहम हिस्सा है। उसकी वजह से देसी कलाकारों और उद्योगपतियों का फायदा होता है, क्योंकि ये जो टीवी बनते हैं और टीवी काफी आसानी से टूट जाते हैं, लोग स्मार्टफोन फोड़ देते हैं, उसकी वजह से स्मार्टफोन वाले और टीवी वालों की जो बिजनेस होती है उसको काफी फायदा होता है। इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो सिर्फ अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज को अपना सारा पैसा मिलता, इसकी वजह से देश को भी फायदा होता है और चाइना का पैसा कम हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि बाकी खिलाड़ियों का क्या, क्योंकि फखर जमान ने सेंचुरी बनाई, 4 सालों के लिए सिर्फ उसकी बढ़ाई होती है। ये बात देखिए, ये एक्चुअली उचित है, क्योंकि मानसिक दबाव में जो खिलाड़ी खेल पाता है और सेंचुरी मार पाता है, उसको सबसे ज्यादा फेवर करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता तो इसके अलावा देसी मुकाबलों में रन बनाने वाले को चुना जाता। लेकिन इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना तैयार नहीं करता है, मानसिक दबाव संभालना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें, बुमराह तब तक काफी शानदार पेश कर रहा था और शानदार खेल पा रहा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में वो मानसिक दबाव संभाल नहीं पाया। उससे सीखकर अब वो एकदम दुनिया का सबसे शानदार बॉलर है। अगर ये मुकाबले नहीं हो पाते तो फिर हम ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाते। अब ये भी देखिए, 7 फुट के मोहम्मद इरफान तब तक एकदम सुपरस्टार थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच के बाद उनका एकदम कार्यकाल खत्म हो गया। सरफराज के खेल क्षेत्र में अंगड़ाई लेते हुए पकड़ते हुए उसके बाद वो टीम में रही नहीं। तो ये उचित है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट का स्तर और महत्व इतना फूला रहता है कि सिर्फ ऐसे मुकाबलों की प्रतीक्षा में खिलाड़ी को इतना ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि देश का इतना नारा बढ़ जाता है इन मुकाबलों की वजह से। तो अगर ये मुकाबले नहीं होते और सिर्फ हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों को खेलते, तो इतना देश का नारा नहीं बढ़ता, इन खिलाड़ियों को इतना पैसा भी नहीं मिलता, और जितने फायदे होते हैं इन लोगों को वो नहीं हो पाते। दूसरा तर्क ये है कि लोगों को फायदा क्यों होता है इसमें। पार्थ तो ऑलरेडी इस पे काफी बोल लेते हैं, लेकिन इसका कोई सामना नहीं मिलता है। मैं थोड़े और तर्क सामने करने वाला हूँ। पहले तो ये होता है कि लोगों की लाइफ जो है काफी स्ट्रेस से भरी पड़ी है। दफ्तर में काफी ज्यादा काम रहता है, घर पे काफी ज्यादा टेंशन रहती है, काफी खिंचाव होते रहते हैं। तो इसकी वजह से, मैच की वजह से उनको काफी आराम मिल जाता है। दफ्तर में कोलाहल मच जाता है जब भी कोहली एक 6 मारता है या मोहम्मद आमिर एक विकेट लेता है, उससे समय जाये करने का बहाने मिल जाते हैं। बाकी देखो तो दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान काफी आर्थिक स्थिति में काफी गहरी स्थिति में बसाए हुए हैं, क्योंकि तो इसकी वजह से उनके जो बॉस वगैरह होते हैं काफी खड़ूस होते हैं। सिर्फ मैच की वजह से बॉस भी मान जाते हैं कि चलो सबको एक आराम मिलने का मौका दे देते हैं, तो इसकी वजह से लोगों की खुशी बढ़ जाती है सिर्फ इस मैच की वजह से। 1 साल से पड़े हुए पटाखे अब फुलाने का मौका मिल जाता है लोगों को, नहीं तो ऐसे जश्न का माहौल काफी लोगों को मिलता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे कोरोना के वबा के दौरान लोगों की मुस्कुराहट एकदम चली गई है, लोगों को एक दूसरे को मिलने का मौका ही नहीं मिलता है, और इसकी वजह से लोग काफी गुमसुम रहते हैं। सिर्फ एक मैच की वजह से लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के घर पे बैठ के मैच देख पाते हैं, और उसकी वजह से जो सामूहिक जोड़ होते हैं वो एक्चुअली एकदम मजबूत बन जाते हैं। इसके बिना लोगों को आसपास मिलने के मौके कम होते और आसपास मिलने के रीजंस भी कम होते। इसकी वजह से ये काफी अच्छा है लोगों के सेहत के लिए। और ये भी सोचो कि कहानी के रूप में लोगों का मन भर जाता है। मैच तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए चलता है या सिर्फ 7-8 घंटे के लिए चलता है, लेकिन जो नारा बन जाता है, कभी कभी भारत जीता है, कभी कभी पाकिस्तान जीतता है, लेकिन पूरे महीने या पूरे साल में ये बन जाता है कि देखो पाकिस्तान क्या कर पाया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तानी गर्व इतना बढ़ गया कि लोगों के दिल में ऐसे भावना आ गई कि जो भी हो रहा है इंटरनेशनल स्तर में, जो भी हमारी राजनीति में कुछ भी चल रहा हो, फिर भी एटलीस्ट पाकिस्तानी दिल में ऐसे गर्व हो जाता है कि अपना देश काबिल है। ऐसे भी हिंदुस्तान में, क्योंकि दोनों देश अभी राजनीतिक स्तर में काफी नीचे पड़े हुए हैं, इन मैचेस की वजह से उनका गर्व बढ़ जाता है। इसके पहले मैं क्लोजिंग से एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ।
आपके दल को खिलाड़ियों के आय को लेके बड़ी चिंता है। चलो मान लिया कि इन मैचेस और इनके अतिरंजना की वजह से इनका आय बढ़ता रहता है। विराट कोहली अगर पेंट हाउस से 5वें वाले के फ्लैट पे उतर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे क्या होता है खिलाड़ियों का? देखिए, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर विराट कोहली को ये पैसे नहीं मिलते तो किसी और को मिलते, क्योंकि बाकी स्तर में देखा जाए, इकोनॉमिक स्तर में या बिजनेस स्तर में या राजनीतिक स्तर में भारत और पाकिस्तान compete नहीं कर पाते हैं दूसरे देशों में। सिर्फ क्रिकेट में इनकी ऐसी आय होती है कि वो compete कर पाते हैं। इसलिए ऐसे एक जंग होनी चाहिए जिसमें दोनों एक्चुअली जीत पाए। तीसरा तर्क ये है जो एक्चुअली गवर्नमेंट के सारे पॉइंट्स को खत्म कर देगा, और वो है कि ये एक्चुअली जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है वो जंग के समान ही है। दोनों देशों के बीच रोजों रोज नैतिक बैर ज्यादा भारी हो जाता है। इतनी ऐतिहासिक दूरी है लोगों के रीति रिवाजों और सोच में। सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि दोनों इमरान खान और मोदी हिलने नहीं वाले हैं, दोनों के समर्थक देश प्रेम के ढोल बजाते रहते हैं। उनके दौरान ये समानियत की भावना काफी अहम है, क्योंकि लोग जब मैच देख रहे हैं तो ये समझ आते हैं कि सब लोगों की जिंदगी में काफी कमी है। सबके पैसे नहीं आ रहे, सब लोग खड़ूस बॉस के अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं, सब घर जाके लड्डू खाते हैं और सब एग्जाम बंक करके मैच देखने जाते हैं। अब छक्का जावेद मियांदाद का हो या शिखर धवन का हो, सब जुड़ के देखते हैं और मजे कर लेते हैं। एक हफ्ते के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की जगह बाउंड्री लाइन क्रॉस करने पे होश चला जाता है, और इसकी वजह से लोगों के मन में काफी शांति हो जाती है, और जितने भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में चल रही हों उससे थोड़ी देर तो होश चला जाता है। और इसकी वजह से हमारी ये राय है कि ये मैचेस और होने चाहिए जिससे कि लोगों के मन की शांति मिले। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दावत देना चाहूँगा इख्तितामी हिस्ब मवाफ़क़त के पहले मुकर्रर को कि वाकर अपने पक्ष में कुछ दलाइल पेश करें। हाय, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी। अच्छा, ऑल्सो मैं नेपाल से हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ हंसिएगा मत। ट्राई करेंगे, हो सकता है तो हो जाएगा। सेकेंड टाइम सेट करते हैं। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। पैनल, ओपनिंग हाफ की डिबेट काफ़ी वियर्ड है। इन्होंने क्लियरली अभी तक कुछ बताया नहीं कि हाइप कैसी है, कैसी दिखती है, पर कुछ तो इंटेंजिबल सी है हवा में जिसका रिग्रेट हुआ जा रहा है, जिसको हमें एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। हम क्लोजिंग से आपको बताएंगे कि वो क्या है। पर मोर इम्पॉर्टेंटली ओपनिंग अप से उन्होंने हमें कहा कि मनोरंजन होता है कि लोग आते हैं, पास आते हैं और फिर अच्छा लगता है। ये मोशन मैचेस हटाने के लिए नहीं है, ये मोशन एसेंशियली है कि हम ये हाइप को हटाए। तो जब तक इन्होंने हमको प्रूव नहीं किया कि इस हाइप की वजह से ही स्पेसिफिकली लोग आते हैं और बाकी जगह पे नहीं आते हैं, ये डिबेट जीत ही नहीं सकते। मैं अपने तर्क की तरफ जाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा खंडन उनका जो उन्होंने पॉइंट्स लाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि क्रिकेट में मनोरंजन होता है और मनोरंजन इंपॉर्टेंट है। पैनल, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी मनोरंजन है। 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी होता है, बीच में T20 वर्ल्ड कप होता है, अब तो टेस्ट वर्ल्ड कप है, IPL, PSL, बिग बैश, कंट्रीज का टूर। पैनल, लालच की हद होती है। हमने ऑलरेडी साबित कर दिया है कि क्रिकेट में ऑलरेडी इतना मनोरंजन है कि इस हाइप की ज़रूरत नहीं है। पर उसके बाद उन्होंने कहा कि जंग का ऑल्टरनेटिव होता है, ये सामूहिक मतलब लोग पास आके मिल सकते हैं, कि क्रिकेट में प्लेयर्स की आय बढ़ जाती है। 2 रिस्पॉन्सेज इस पे। पहला कि ये मोशन मैच हटाने के लिए नहीं है, ये हाइप अभी भी रहेगी। पर हमने साथ में आके हमने तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच एंजॉय किया था। इसमें तो उतनी हाइप नहीं थी कि मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मतलब मैच इतना सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। ये क्रिकेट के लिए हमने एंजॉय किया था, उसकी भी कहानियां बनी थी, इसकी वजह से ऋषभ पंत की काफ़ी बड़ाई हुई थी। पर मोर इम्पोर्टेंटली ये आपको ये नहीं कह सकते क्रिकेटर की आय बढ़ेगी, बिकॉज स्टार स्पोर्ट्स नहीं डिसाइड करता कि क्रिकेटर कितना कमाते हैं, ये BCCI करता है। अगर स्टार स्पोर्ट मौका नहीं भी चलाएगा, फिर भी विराट कोहली को उतने ही पैसे मिलेंगे। पर अगर नहीं भी मिलते हैं तो हमें पता नहीं है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। वो प्लेयर्स ऑलरेडी अरबपति हैं, एट अ पॉइंट एट विच उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये मोस्ट वल्नरेबल स्टेक होल्डर नहीं है, हमको नहीं पता कि ये डिबेट कैसे जीतने वाला है। इन्होंने कहा कि चाइना के साथ दोस्ती बढ़ेगी बिकॉज लोग नए टीवी खरीदेंगे। 2 रिस्पॉन्सेज इस पे। पहला कि अगर मेरे नेबर्स लड़ रहे हैं पैनल, और लड़ाई के एंड में ये आते हैं मेरे घर पर, मेरा टीवी फोड़ देते हैं, तो मुझे पता नहीं इनके शौक क्या है, पर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर दूसरा,
हम सबको पता है, हम सब ने वीडियोस देखे हैं, कोई भी एलसीडी नहीं फोड़ा पैनल, सब सीआरटी वाली टीवी फोड़ते हैं, सबको स्कीम पता है, सब पुराने वाले खोज के लाते हैं। मतलब कोई भी उतना नया फोन नहीं खरीद रहा, नया टीवी नहीं खरीद रहा, ये कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज हम साउथ एशिया से, हमको पता है पैसे की कीमत क्या है, हम सब बचा के रखते हैं अपने पैसे। चलो अपने खंडन पे आते हैं, और बाकी जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं सबको मैं अपने आर्ग्यूमेंट से मिला के जाऊंगा। 3 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला कि ये अतिरंजना दिखती कैसी है, इसका इम्पैक्ट क्या है। दूसरा, क्या ये हाइप की जरूरत है। और लास्टली, ये हाइप किधर से आई है, किधर को जाएगी, पागल लड़की मुझे बोला कि आई एम सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट, हाइप कैसी दिखती है। 3 रीजंस इसके। पहला कि ये हाइप कॉर्पोरेट्स की एडवर्टाइजमेंट में दिखती है, राइट। हमको पता है, सबको पता है, इन्फेमस मौका ऐड, राइट। इसमें भाषा जो ऐसी यूज करती है, वो भाषा प्रोवोकेटिव होती है, बिकॉज उनको लोगों का अटेंशन लाना है, ये उनका इंसेंटिव है। इसकी वजह से वो लोग ऐसी भाषा यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि लोगों को गुस्सा आएगा, और जो लोग कैजुअल भी क्रिकेट देख रहे हैं वो लोग भी इसमें मतलब ट्यून इन करेंगे। ये सिर्फ एक रीजन के लिए है कि एडवर्टाइजर्स इनको ज्यादा पैसा देंगे। अपने ज्यादा पैसे के लिए अगर ये लोग बेसिकली लोगों के पुराने घाव कुरेद रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये ठीक है। बिकॉज हियर द थिंग, राइट, अगर आपको अर्नब गोस्वामी नहीं पसंद है, बिकॉज अर्नब गोस्वामी सेम चीज करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये पसंद है, मतलब अर्नब गोस्वामी करे तो मतलब ठीक नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स करे तो बहुत अच्छा है। हमें हिपोक्रेसी नहीं समझ में आती पैनल। दूसरा, हमने बोला कि प्लेयर्स पे सोशल प्रेशर काफी है। ओजी ने थोड़ा सा बताया कि मतलब लोगों को डर लगता है, ये सब हमको बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ देखिए, प्लेयर्स को यहाँ पे ये लगता है इस पूरे हाइप की वजह से कि अगर ये लोग नहीं जीते तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली दुनिया, काफी लिटरली इनको परिवार को टारगेट किया जाएगा, इनके पुतले जलाए जाएंगे, इनके परिवार बाहर निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज जो लोग इनसे मतलब इनके नेबर्स है, जो लोग इनसे जानते हैं, वो लोग उनसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। विपक्ष का इसका रिस्पॉन्स ये है कि कोई मारा तो नहीं जा रहा, सिक्योरिटी दी जा रही है। पैनल, अगर कोई मारा नहीं जा रहा, पर अगर मुझे सच में डर लग रहा है कि मेरे फैमिली मर जाएंगे बिकॉज मैं गेम खेल रहा हूँ क्रिकेट का, मुझे नहीं लगता वो कहाँ से सही है। अगर मुझे पता चलेगा इस डिबेट के एंड में कि अगर मैं डिबेट नहीं जीता, मुझे फैमिली को टारगेट किया जाएगा, मेरे पास अभी भी ऑलरेडी इतना प्रेशर है पैनल, उसमें समझ में नहीं आता कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर ये मतलब इनको प्रोटेक्शन दिया, ये बेटर क्यों है। मुझे लगता है डर जैसी भी चीज होती है पैनल, एट अ पॉइंट एट विच अगर ये डर आता है आपके खेलने से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पर थर्डली, हमको लगता है कि लोगों पे अलग ही प्रेशर है पैनल, और ये प्रेशर काफी ज्यादा हानिकारक है लोगों के लिए। बिकॉज लोग जब आते हैं क्रिकेट देखने के लिए, ये मजे के लिए देखने आते हैं, ये खेल का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आपको मजे देगा। अगर आप हर बार जब खेल के लाइक मजे लेने के लिए आप क्रिकेट में आएंगे, पर आपको बोला जाएगा कि आपको जंग में भेज दिया जाएगा, और मतलब अगर ये हार गए तो मतलब हमारी इतनी बेइज्जती हो जाएगी नेशनल लेवल पे कि हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, उस वक्त काफी मुश्किल हो जाता है आपको खेल को एंजॉय करना। पर आप खेल के लिए डरते रहते हैं हर एक सेकंड एंड तक। अगर आपका खेल पूरा डर में जाता है तो हमको नहीं लगता कि कोई खेल एक एंजॉय कर रहा है। पर सेकेंडली, जो आदमी थका हारा आया है ऑफिस से, जिसको बस क्रिकेट देखना है, क्यों फ्री में उसको इतना प्रेशर दे रहे हैं? उसको नहीं चाहिए, पर उनके मतलब दिया जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को कमाना है पैसा। हमें पैनल समझ में नहीं आता कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा सवाल, क्या क्रिकेट को इसकी जरूरत है? एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा पैनल। मेरे घर के पास एक फुटबॉल का स्टेडियम बना था, एक छोटा सा स्टेडियम उन्होंने बनाया कि बच्चे आएंगे फुटबॉल खेलेंगे। काफी पैसे लगाए, नेट्स लगाए उन्होंने, गोल पोस्ट ये सब लगाए। 3 दिन बाद जब वो आए वापस देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं, उन्होंने एक स्टेडियम के जो अच्छी सी पिच थी, उसमें छेद बना के विकेट्स डाल दिए हैं। और ये नेपाल में हो रहा है पैनल, जहाँ पे हर आपको गली में, हर फील्ड में बैडमिंटन कोर्ट हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, हर जगह पे क्रिकेट खेलने के लिए लोग मिल जाते हैं। और हमारी तो टीम भी अच्छी नहीं है, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतते हैं तो हम खुश हो जाते हैं पैनल। हमारे लिए वो 1980s की लाइक वेस्ट इंडीज की टीम है। अगर वैसा लाइक वातावरण है तो हमको नहीं लगता हाइप को, लाइक क्रिकेट को इस हाइप की जरूरत है। बिकॉज क्रिकेट अपने बल पे ही काफी पावरफुल है इस रीजन में। और इसका रीजन ये है पैनल कि हमने गोरे लोगों जो आए और हम पे लाइक मतलब हुकूमत करके गए, उनके गेम को ही हमने उनके अगेंस्ट कर दिया, हमने उनको दशकों तक जीतने नहीं दिया। एट अ पॉइंट एट विच ये गेम अपने में ही काफी इंपॉर्टेंट है। हमको नहीं लगता कि हमको इसकी इतनी जरूरत है। तो अगर इसकी इतनी जरूरत नहीं है, और अगर इस हाइप का कुछ पॉजिटिव नहीं निकलता है, और जो भी पॉजिटिव अगर ओजी ने ओपनिंग आपने बोला है ये सारे गेम में ऐसे भी हैं, तो हमको समझ में नहीं आता पैनल की ये क्यों होना चाहिए। पर लास्टली, ये हाइप आई किधर से? ये हाइप हमने नहीं लाई है, ये हाइप एक कॉर्पोरेशन से आई है जिनको पैसे कमाने हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, ये हाइप उन लोगों से आई है जिन्होंने हम पे हुकूमत की है 200 साल तक। बिकॉज उन्होंने हमको बोला कि तुम लोग साथ नहीं रह सकते, तुम लोग को अलग हो जाना चाहिए। और हमने काफी दिल पे ले लिया उस बात को, और आज तक हम लोग उस सेम चीज को रिलीव करते रहते हैं, उसके कभी पास नहीं जा पाते। अगर हमें उस चीज के पास जाना है तो हमको
एक दूसरे को एज ए राइवल देखना बंद करना पड़ेगा और हमको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसका जो बेसिक स्टार्ट होगा, जो कॉमन लोगों में स्टार्ट होगा, वो उनके एनिमोसिटी हटाने से होगा पैनल, वो उनके बीच में रिलेशंस बेटर करने से होगा। और एक ही चीज़ से हो जाता है, एक चीज़ जिसको वो सबसे ज़्यादा समझते हैं, क्रिकेट, और इसकी वजह से हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए प्राउड टू प्रपोज। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा इख्तितामी हिज़्ब मुखालफत के पहले मुकर्रर को कि दलाइल पेश करें और इस मुकदमे को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है सबको मेरी आवाज़ आ रही है। I'll start my speech in 3, 2, 1। चलें, एक चीज़ तो अच्छी कर दी क्लोजिंग गवर्नमेंट वालों ने कि जो एक्सटेंशन में एक चीज़ करनी होती है जब एक्सटेंशन नहीं होती, कि कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, हमने समझा दिया हाइप क्या है, और उसके आगे उन्होंने कोई बुनियादी नताइज या कोई बुनियादी एनालिसिस, बुनियादी तज्जिया यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं दी हमें कि क्या चीज़ कैसे होती है। मेरे यही गिला है ओपनिंग की टीम से, जब उन्होंने बस 1-2 न्यूज़ के टिकर बता दिए हमें कि मैच होता है, हाइप होती है तो एफिजीज जला दी जाती हैं, प्लेयर्स के साथ ये होता है, जंग का माहौल बना जाता है, और 2-4 एग्जाम्पल्स इधर उधर दे दिए, और उन्होंने कहा ये हमारा नुक्ता बन गया, ये हमारा बहस है। मुझे नहीं लगता कि ये काफी है ये इस डिबेट को जीतने के लिए। चंद गवर्नमेंट साइड की एक्सटेंशन को और उनकी ओपनिंग के चंद नुकात का पहले मैं क्या मुखालिफत पहले करता हूं, रिबटल देता हूं। चलें, पहले तो उन्होंने कहा कि जंग की कैफियत होती है। उस जंग की कैफियत में क्या होता है कि प्लेयर्स को अमूमन जान का खतरा होता है। पहले तो आपने इस हार्म को या ये जो नुकसान है उसका साइज नहीं बताया। अमूमन अभी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 4-4 साल पे मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, वैसे तो बायलैटरल सीरीज नहीं होती, और वो 4 साल में हमेशा पाकिस्तान हार जाता है। तो ये पहले ही लिमिटेड है कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही जान का खतरा होता है, तो ये पहले ही आपका हार्म बहुत छोटा सा है, क्योंकि दोनों तरफ ये हार्म नहीं आता। लेकिन उसको अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अमूमन ये जिंदा नहीं रहता हार्म, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि प्लेयर्स से मोहब्बत होती है लोगों को, प्लेयर्स उनके हीरोज होते हैं। जब वसीम अकरम ने 96 का क्वार्टर फाइनल स्किप किया था, लोगों को गुस्सा आया था, लोगों ने पथराव भी किया था, लेकिन बाद में भूल गए लोग, क्योंकि वसीम अकरम फिर भी उनके हीरो थे, लोगों को याद है, लोगों को पसंद है। तो ये चीजें लोग भूल जाते हैं। जावेद मियांदाद रन आउट हो गए, मुझे दुख है 96 के वर्ल्ड कप में, मुझे ये भी अफसोस है कि उनको नीचे ऑर्डर में बहुत देर से भेजा गया था, लेकिन लोगों को अपने हीरो या क्रिकेटर जो हैं उनके मुल्क के लिए खेलते हैं, क्योंकि हमारा नेशनलिज्म का, मुल्क से मोहब्बत इतनी दूर दूर तक रियासत ने हमें सिखाई हुई है कि लोग भूल जाते हैं, लोग उनकी अच्छी चीजों को याद रखते हैं। तो इस हार्म का इतना सिग्निफिकेंट आगे तक जाए ये किसी भी बेंच ने नहीं साबित किया। एफएजीज जला दी, वो तो हर छोटी छोटी बात पे भी होता रहता है। किसी ने इंटरव्यू में कुछ गलत कह दिया कि जब पाकिस्तान आयरलैंड से वर्ल्ड कप का मैच हार गया था 2007 में, तब भी ये गुस्सा हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में या उसके हाइप से नेसेसरीली यूनिक है या खास है, उर्दू में कहा जाए तो। दूसरा ओपनिंग का नुक्ता था, ये क्लोजिंग ने भी कहा कि सियासतदान जो हैं, मंत्री, अगर हिंदी मेरी लिमिटेड हिंदी को अगर इस्तेमाल करें, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने कोई बुनियादी तज्जिया नहीं दिया, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अमूमन क्या होता है कि सीधे हाथ के सियासतदान, राइट विंग पॉलिटिशियंस पे प्रेशर होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो खेलना ही नहीं है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होने दोगे तो फिर आप जो है अपने राइट विंग या फंडामेंटल्स आइडिया को बिट्रे कर रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं या उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ वो पहले ही बैकफुट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको बार बार डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं नहीं छोड़ो, मैच खेलने दो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ये होता है। तो वो इसको इस हद तक यूज नहीं कर पाते। अमूमन जब मैच नहीं होता तो फिर उनके पास कोई लिमिटेशन या कोई बाउंड्री या कोई दीवार नहीं होती जो उनको रोकती है, जिससे वो बहुत आसानी से हल्की फुल्की स्कर्मिश जो बॉर्डर पे होती रहती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, सॉरी T20 वर्ल्ड कप का मैच होना था
कोलकाता में, या एशिया कप का मैच होना था कोलकाता में, तो इंडियन हुकूमत, हालांकि कि वो बहुत राइट विंग है और इंडिया पाकिस्तान को इस्तेमाल करती है अपने सियासी टीआरपी और रेटिंग को बढ़ाने के लिए, उनको फिर भी सिक्योरिटी देनी पड़ी, उनको बैकफुट लेना पड़ा राइट विंग पॉलिटिशियन के खिलाफ, ये जस्टिफाई करना पड़ा उनको नेशनल मीडिया के कि कोई नहीं, क्रिकेट ही तो है, खेल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आइडिया जो है दोनों मुल्कों की तरफ राइट विंग या सीधे हाथ के फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिशियंस के पोजीशन को वीकन करता है, जो शायद आगे जाके वो क्रिकेट खेलने का ज्यादा इम्कान होता है। और रही बात ये फजूल सी बात के लोग टीवियां तोड़ देते हैं, प्लीज एक तो ऑलरेडी ये मैं मिटिगेट कर देता हूं कि अमूमन पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान की सिर्फ टीवियां टूटती हैं, तो कोई आप चीन से मुकाबला नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया की तरफ अमूमन टीवियां टूटती ही नहीं है, 10 साल में एक मैच हार जाते हैं, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। बट उसको अगर आगे देखा जाए तो डिजिटल जमाना है, अमूमन कोई टीवियों पे नहीं देखता, मोबाइल पे देखता है, या बाहर स्क्रीनें लगती हैं, प्रोजेक्टर हालांकि कपड़े पे चलता है, वो आप ऐसे फिजिकली तोड़ नहीं सकते, कपड़ा फाड़ दो तो इतना कोई नुकसान नहीं होता उसका, बाहर स्क्रीनें होती हैं, लोग क्रिकेट इन्फो पे कमेंट्री पढ़ते हैं, बिजी जिंदगी है, डिजिटल दुनिया है, इतना कोई ये टीवी तोड़ने का हार्म, या आप क्या कहते हैं हारिस की जबान में कैपिटलिज्म को शिकस्त नहीं दे रहे, और ना ही आप चीन की कुवत का मुकाबला कर रहे हो अगर ओपनिंग ऑपोजिशन की नजर से देखा जाए, तो प्लीज ये बहुत इररेलेवेंट सा, मैंने बहुत सिग्निफिकेंटली मिटिगेट कर दिया है एहसान को। मेरे क्या एक्सटेंशन है, पहले तो मैं वही हमारी क्लोजिंग गवर्नमेंट का से थोड़ा चुराऊंगा, मैं हाइप को थोड़ा समझा देता हूं ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसी से हम डिबेट जीतेंगे। पहला तो ऑब्वियसली इस हाइप में मस्बत रिपोर्टिंग भी होती है, इंटरव्यूज होते हैं, आप टॉक शोज पे बैठते हैं, अलग अलग क्रिकेटर को बुलाते हैं, वो तज्जिया करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इमरान खान भी बैठते, जब वो वजीर आजम नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो आपस में बैठते, राहुल द्रविड़ ये सब मिलते हैं, कोहली और आमिर ये सब मिलते हैं, इससे पता चलता है कि ये क्रिकेटर्स आपस में दोस्त भी हैं। कोहली ने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम की सिग्नेचर क्रिकेट बैट करा के आफरीदी को रिटायरमेंट पे गिफ्ट दी थी, ये तभी होता है और ये तभी पब्लिसाइज होता है जब ये मिलते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, तो इससे प्यार मोहब्बत का सिलसिला और ये चीजें भी बढ़ती हैं। जब क्रिकेट मैच होता है तो काफी इंडियन फैंस ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में शोएब मलिक को इशारा किया था, उनसे तस्वीरें खिंचवाई थी, मुझे माफ कीजिएगा श्रुति 6 मिनट हो गए हैं, तो उस हिसाब से ये प्यार मोहब्बत बढ़ती है। दूसरी एक्सटेंशन के इवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है, इससे क्या मुराद है, अमूमन क्योंकि मेरा पहला अर्लियर प्रेमिस है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा हार जाता है क्योंकि हमारी फंडिंग कम है, हमारा क्या कहते हैं इतना बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी कम है, इतना बड़ा पॉपुलेशन साइज नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होती है। पाकिस्तान जो है क्योंकि क्रिकेट मैच तो हार जाता है लेकिन हाइप के दौरान इवन प्लेइंग फील्ड होता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ स्किल्स चाहिए होती है, मीम स्किल्स चाहिए होती हैं, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो लोग जो हैं इस पे दिल बहला लेते हैं, जो दुख होता है मैच हारने का वो हम मीम्स में जीत के कमा लेते हैं, तो वो एक खुशी है ऑडियंस की जो हमें ख्याल रखनी चाहिए। फाइनल एक्सटेंशन, क्रिकेट बढ़ती है, क्रिकेट क्योंकि इतना ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, सिर्फ 12 ममालिक खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच में ग्लोबल ऑडियंस होती है। पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच बिलियन लोगों ने देखा था। ये सिर्फ वाहिद मैच है जो कि ग्लोबल स्पोर्ट से कंपीट कर सकते हैं, ये वाहिद मौका होता है जब क्रिकेट देखने वाले भी फ्लेक्स कर सकते हैं दुनिया के सामने, देखो फुटबॉल के बराबर हैं हम लोग। ये वाहिद मौका है जब क्रिकेट की ऑडियंस बढ़ती है, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। लोग जब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं इसका इंपैक्ट क्या होता है कि लोग क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड करते हैं, ये चाहते हैं कि ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हों, ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। बीसीसीआई में पूरा रिफॉर्म हुआ जब लोगों ने इंटरेस्ट लिया गेम में और डिमांड किया कि आप भाई करप्शन बंद करें, तभी सौरव गंगुली आज बीसीसीआई के चेयरपर्सन है, अदरवाइज आप अभी भी श्रीनिवासन से फंसे होते और बार बार करप्शन हो रही होती और हम लोग भी इजाज भट्ट से फंसे हुए होते। ये मसले तभी हल होते हैं जब लोग देखते हैं क्रिकेट को और पसंद करते हैं, और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जंग का माहौल होता है, लोग जो नहीं भी देखते वो लोग देखते हैं, पैसे डालते हैं स्पोर्ट्स में, और ये मेन इंपैक्ट है और ये वाहिद इंपैक्ट है जिसमें बुनियादी तज्जिया किया गया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया गया है, तो तभी क्लोजिंग ऑपोजिशन ये डिबेट जीत जाती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जैद। अब मैं दावत दूंगा इख्तितामी हिज़्ब मुवाफ़क़त के आखिरी मुकर्रर को या मुकर्ररा को, मुझे मालूम नहीं है, कि आएँ और अपना मुकदमा पेश करें। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, सलाम वालेकुम। लगा कि शुरुआत में सलाम वालेकुम कह दूं क्योंकि मेरा उर्दू का ज्ञान वहीं शुरू और वहीं खत्म हो जाता है। खैर, इस सदन के जो मत
सदन का जो मत है उस पक्ष में हमारे दल के कुछ विचार है कि जब 22 लौंडे एक खेत पे या मैदान पे गोरों का गिल्ली डंडा खेले, क्या हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप होना चाहिए? तो हमें लगता है कि ऐसा जरूरी है नहीं कि हम इस चीज में इन्वेस्ट हो जाए, और हमारे दल का तो खासकर नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं मेरे माँ बाप ने सरहद तब पार किया था और वो भी बांग्लादेश से किया था जब पार्टीशन हुआ था। अप्रतिम ने सारी जिंदगी नेपाल में निकाली है। तो हमें इंडिया पाकिस्तान मैच से तो मतलब बहुत ही ज्यादा खेद है जब इसके आसपास इतनी ज्यादा अतिरंजना हो जाती है, क्योंकि बाकी साउथ एशिया को तो मतलब भाव मिलता ही नहीं है। कोई कितना भी क्रिकेट खेल ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने खेल के साथ, पूरे साउथ एशिया का जो पूरा नैरेटिव है क्रिकेट के आसपास, क्रिकेट के इर्द गिर्द, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही अटका रह जाता है। और हमें नहीं लगता कि ये सही है। और भी देश है, और भी लोग खेल लेते हैं, थोड़ा उन्हें भी भाव दे देना चाहिए कभी कभी। उसके अलावा जो हमें सुनने को मिला है दूसरी टीमों से, ठीक है, पहला जो हमें कंटेंशन आता है क्लोजिंग ऑपोजिशन से, वो ये है कि उन्हें हमारा एक्सटेंशन दिखाई नहीं दिया या समझ नहीं आया। मैं बहुत एक्सप्लिसिटली कहना चाहती हूँ, हमारा एक्सटेंशन ये है कि क्या क्रिकेट के खेल को इस अतिरंजना की, इस हाइप की कोई भी जरूरत है? हमारे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता है क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो इन देशों में इतना ज्यादा इनग्रेन हो चुका है, जो चाहे 12 देश ही खेलती हो, पर जो 12 देश खेलती हैं वो इस खेल से इतना प्रेम करती हैं कि मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट कहीं जा रहा है, और हाल बतौर तो कहीं भी नहीं जा रहा है। उन्होंने हमें कहा कि लोगों को खिलाड़ियों से प्यार है, इसीलिए शायद हम आगे जाके उनकी तरफ हिंसा ना बढ़ाए। हमारा दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि लोगों को खिलाड़ियों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाता है। हमें लगता है कि जब आप अपना देश प्रेम, जब आप अपनी देशभक्ति, जब आप अपना आत्मविश्वास इस नजरिए से देखिए कि एक खेल कौन जीतता है, कि क्या एक मैच में इंडिया जीतता है या पाकिस्तान जीतता है, उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। उन्हें हमसे ये शिकवा था कि हमने उन्हें नहीं बताया कि इम्पैक्ट क्या है, स्केल ऑफ इम्पैक्ट क्या है, कितने लोगों को हर्ज होता है कि ज्यादा लोग प्यार कर लेते हैं क्रिकेटर्स से। खैर, हमने सचिन तेंदुलकर के नाम पे मंदिरें बन के, आपने तो इमरान खान को देश भेंट दिया ना। तो ऐसी चीजें होती रहती है क्योंकि हमें इतना प्यार हो जाता है इस एक खेल से, हम इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं इस एक खेल में, खिलाड़ी हमारे लिए खिलाड़ी रहते ही नहीं है। इस अतिरंजना का ये है हार्म, ये है स्केल ऑफ इम्पैक्ट। इसके आगे हमें क्या सुनने को आया कि क्रिकेट की ऑडियंस बढ़ती है। नहीं, उससे पहले तो मैं इंटरव्यू वाला डील कर, उन्होंने हमें कहा कि इंटरव्यू होते हैं इस बतौर बातचीत बढ़ती है। अतिरंजना की वजह से कौन से इंटरव्यू होते हैं? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो कभी किसी ने इंटरव्यू किए ही नहीं, किसी ने बात की ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से, हमें पता ही नहीं उनके नाम क्या है। ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू तो देखो दोनों पक्ष की तरफ से होंगे ही। इस अतिरंजना की वजह से पता है क्या होता है, इन इंटरव्यू के अंत में हम बात ये नहीं करते कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हमें कहा क्या। भारतीय जनता इस बात में जुड़ जाती है कि उमर अकमल का व्याकरण कैसा है। हमें नहीं लगता कि जब हम क्रिकेटर्स से इंटरव्यू ले तो उस बात को हमें इस तरह से पर्सनल हो जाना चाहिए या इस तरह से निजी मामलों पे उतर आना चाहिए कि हम उनकी पर्सनल गलतियों पे अटैक करने लगे। क्योंकि इस खेल के आसपास, इंडिया पाकिस्तान के आसपास इतनी ज्यादा अतिरंजना होती है इनके मैचेस के लिए, ये इंटरव्यूज डिस्कोर्स या कॉन्वर्सेशन के बारे में कभी हो ही नहीं पाते हैं। ये इंटरव्यूज उस बात पे उतर आती है कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर है, कौन सा खिलाड़ी अपने देश का ज्यादा उज्जवल कर पा रहा है। एंड जैसे कि हमारे ओपनिंग में कहा, इससे बस प्रेशर बढ़ता ही रहता है खिलाड़ियों पे, जो हमें नहीं लगता कि जायज है। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्रिकेट की ऑडियंस बढ़ती है, तो मतलब 2007 से मैच खेला तो गया है नहीं, और क्रिकेट की ऑडियंस साल बर साल बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट फ्रेंचाइजेस लाइक आईपीएल, उनकी ऑडियंस तो हर साल बढ़ रही है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्रिकेट की ऑडियंस जा कर रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो नहीं रहा, अतिरंजना तो फिलहाल है नहीं। हमें और भी कुछ कहना है कि उनका इम्पैक्ट ये था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है और करप्शन जाता है, और इसका इम्पैक्ट मतलब इसलिए आया क्योंकि सौरव गांगुली ने श्रीनिवासन को हटा दिया। बात ये है कि करप्शन तो क्रिकेट में आजकल इतना ज्यादा है कि बीसीसीआई, ओपनिंग ऑपोजिशन, आज तक के समार पेश करने वाले अगर क्रिकेट के बारे में वार्तालाप नहीं करते तो वो सिर्फ मोदी और इमरान खान के तर्क को आगे करते। तो सिर्फ इस अतिरंजना की वजह से हमें उससे डिस्ट्रैक्शन मिलती है। देखो, हमें अतिरंजना से तो कुछ खास दिक्कत है नहीं, और ये तो आर्ग्यूमेंट था ही मेरा। अगर आपको अतिरंजना करनी है जिससे भारत पाकिस्तान में एकता आ सके, क्या आपने फवाद खान को देखा है?
क्या आपने माहिरा खान को देखा है? नहीं देखा हो तो बैठ के जिंदगी टीवी पे जिंदगी गुलजार है तो बिल्कुल देख लीजिए। हमें लगता है एकता तो बिल्कुल होनी चाहिए, पर हमारे पास कितनी बेहतरीन चीजें हैं जिससे ये एकता बढ़ सकती है। अगर आप बैठ के साथ में कोक स्टूडियो सुने, अगर आप एक दूसरे की गीत पे चर्चा करें, एक दूसरे की लिखावट पे चर्चा करें, एक दूसरे की जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो खाना है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनसे दोनों देश के बीच में एकता बढ़ सकती है। आपको अतिरंजना अगर इन चीजों के बारे में करनी है तो बिल्कुल कीजिए। क्यों हम इस बात को एक कंपेटिटिव स्पोर्ट के अंदर लेके आते हैं जहां पे बात इतनी दूर तक चली जाती है कि लोगों को हिंसा तक का डर रहता है। हमें क्लोजिंग ऑपोजिशन से सुनने को मिलता है कि सिक्योरिटी तो मिलती है। अरे पर वो जंग लड़ने के लिए उन्होंने बचपन में बैट नहीं उठाया था। उन्होंने कभी बचपन में जब बैट उठाया था ये नहीं सोचा था कि फ्यूचर में शायद उनको मतलब ट्विटर पे गालियां सुनने को मिलेंगी जब वो जाके एक मैच हार के आएंगे। अगर उनका जिंदगी में मकसद यही था कि वो एक खेल को बेहतरीन तौर से खेले, तो हमें नहीं लगता कि हमें कभी भी इस बात पे गर्व लेना चाहिए कि अरे हम उन्हें सिक्योरिटी तो एटलीस्ट देते हैं, क्योंकि वो बेयर मिनिमम है। वो हमारे देशों की गलती है कि हम इससे आगे उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह लोगों के माइंडसेट को बदल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। इसके आगे हमारे जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे वो हम उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें लगता है कि क्रिकेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, इसको इससे ज्यादा अतिरंजना की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हार्म्स क्रिएट होते हैं। ये हार्म्स कैसे है और ये हार्म्स क्यों जरूरी है? ओपनिंग ऑपोजिशन हमें कहता है खिलाड़ियों का शायद आय घट जाए। हमें नहीं लगता कि सबसे पहले तो अरे विराट कोहली गरीब हो जाएगा, ये थॉट तो किसी को कभी आया ही नहीं है, क्योंकि मतलब हमें लगता है क्रिकेटर्स के लिए आय कमाने के और भी बहुत सारे जरिए हैं। हमें नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ खेल खेलने से उनका आय होता है, और अगर उनके खेल खेलने के आय में थोड़ा सा भी घट जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गरीबी है, मतलब क्रिकेटर्स आपके सेंट्रल स्टेक होल्डर्स कैसे हो सकते हैं? क्रिकेटर का बैंक बैलेंस कैसे आप डिफेंड कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आता। उसके आगे हमने आपको ये भी कहा कि ये तो कभी हमारा खेल शायद होने वाला था ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स की एडवर्टाइजिंग और उनके आते हुए इस चीज को इतना बड़ा बना दिया है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चाइना के बारे में बातें की गई ओपनिंग हाफ में, उसे क्लोजिंग ऑपोजिशन बिल्कुल रिबट नहीं करना चाहता। रहना मुझे दिल्ली में ही है, क्या पता कल पुलिस आ जाए। चाइना के बारे में मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं। हमें एंड में इन समरी हमें सिर्फ एक ही चीज कहनी है, गोरे हमसे कोहिनूर ले गए और जिंदगी भर के लिए हमने बस लड़ाइयां करवा दी। इस लड़ाई करने के लिए हमारे पास वजह बहुत है। हर 2 साल 3 साल में सरहद पे लड़ाइयां हो ही जाती है। क्रिकेट के बीच में, जिसे हम लिटरली रिलीजन मानते हैं दो देशों में, इस लड़ाई को लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे पास लड़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, मनोरंजन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। फवाद खान तो है ही। तो इन बातों पे आई रेस्ट माय केस, इनक्रेडिबली प्राउड टू प्रपोज। इससे ज्यादा हिंदी उर्दू नहीं आती थी, सॉरी। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा आज के आखिरी मुकर्रर को, इख्तितामी हिज़्ब मुखालफत के आखिरी मुकर्रर को, कि वो आएँ और इस बहस को समेटें और हमारे लिए फैसला करना आसान बनाएं। मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल ठीक। मैं शुरू कर रही हूँ। 3, 2, 1। क्लोजिंग की तरफ से हमें बताया जाता है और बहुत से मसलों के अलावा उनका पहला मसला ये है कि अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मिल के बैठना है, तो और भी बहुत तरीके हैं। कोई मुझे सिर्फ एक बात बता दे, जब मैंने कहा था कि क्रिकेट के अलावा मैं हुना पे डिबेट कर लें, तो आप लोग नहीं माने। इससे साबित होता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ती है। ये नहीं हो सकता जितना इम्पैक्ट क्रिकेट का है, जितना स्केल क्रिकेट का है, और जितनी ये लोगों को पसंद है, जितनी ये पॉपुलर है। हर गली मोहल्ले में हमारे बच्चे बैट लेके दूसरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे होते हैं। तो हमारे ख्याल से जितनी पॉपुलर क्रिकेट है, उससे बेहतर कोक स्टूडियो तो क्या कोई और टूल है ही नहीं कि आप बैठ के कर सकें। तो ये मत कहें। दूसरी बात, फिर कहते हैं कि जो इंटरव्यूज होते हैं ये प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि सारा डिस्कोर्स का आइडिया, जो ओपनिंग ने भी कहा और क्लोजिंग ने भी कहा कि जी देखें ये डिस्कोर्स जो है ये इतना खराब है।
अरे कौन से हार्म्स आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, हमने तो कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं देखी, हमने इन इंटरव्यूज के अंदर कभी ये नहीं देखा कि इस हद तक हो कि आप हाँ मानती हूँ कि हम लोग डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि विराट कोहली बाबर आजम से ज्यादा बेहतर शायद इसलिए है क्योंकि उसकी लुक्स ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके तफसीली बहस जो होती है वो उनके टैलेंट पे भी होती है। तो ये मत कहें कि सिर्फ फजूल किस्म की बहस हो रही होती है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बहस भी होती है जो इन इंटरव्यूज के जरिए सामने आती है। क्लोजिंग ऑपोजिशन के साथ, क्लोजिंग गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा हमें मसला क्या है, ना सिर्फ वो हाइप के खिलाफ हैं बल्कि वो क्रिकेट के इटसेल्फ खिलाफ हैं। कोई मुझे ये बताए कि कोई भी स्पोर्ट हो, हम तो ये कहते हैं कि जी कोई भी खेल हो, मोहब्बत के अलावा हर खेल जायज होना चाहिए और वो जितना बढ़ जाए उसके लिए वो अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी अगर खेल है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये खेल बहुत ज्यादा खेला जाता है इसलिए अब इसे बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, जितने जितने लोगों को वो अपील करता है, जितने ज्यादा लोगों को अपील करता है, जब तक वो खेलते रहेंगे इसका हमें कोई हार्म नजर नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं कि बैडमिंटन के लोग हटा देते हैं या कुछ और, वो भी उनकी एक पर्सनल चॉइस है कि अगर हम ये खेल खेलना चाहते हैं तो हमें यही पसंद है और हम यही खेलेंगे। उसके अंदर या तो गवर्नमेंट्स और इंश्योर कर सकती हैं, लेकिन इसके फवाइद क्या होते हैं? इसके फवाइद ये हैं कि इस हाइप की वजह से, इस जोशो खरोश की वजह से सारी तवज्जो जब क्रिकेट पर आती है तो फिर आपकी हुकूमतों के पास एक इंसेंटिव होता है इस चीज को मॉनिटर करने का, उनके पास इंसेंटिव होता है कि वो खेलों में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि करोड़ों अवाम उस खेल की वजह से इम्पैक्ट होते हैं और वो चाहते हैं कि ये खेल इंपॉर्टेंस दी जाए। सीधी सी बात है जी, हमारी हुकूमतों में से कभी भी खेल सबसे आखिर में आते हैं। पाकिस्तान तो वैक्सीन तक नहीं मंगा रहा, आप सोच सकते हैं कि वो क्रिकेट में इन्वेस्ट करेगा? हाँ, ये तब होता है जब आके आपके पास इतने ज्यादा लोग हों, इतनी हाइप हो, इतने स्टेक्स हो कि लोग एटलीस्ट और किसी स्पोर्ट्स में अगर नहीं भी करे तो कम से कम क्रिकेट में ही चंद कतरे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ हाइप की वजह से ही मुमकिन होगा। दूसरी जो चीज है जो हाइप की वजह से होती है वो ये है कि अब ये ओपनिंग में भी एलिमेंट आया, उन्होंने कहा कि देखें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं दोनों साइड पर, वो निकल कर सामने आ जाते हैं। अरे बाबा, सामने आ जाते हैं तो क्या हुआ? सामने आके वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एक्सपोज होते हैं, हमें भी पता होता है कि कौन है जो इंडिया में या पाकिस्तान में ये फसाद करते हैं, ये कौन से एंकर्स हैं, ये कौन सा मीडिया हाउस है जो इतनी मिर्चें लगाता है, जो टाकरे के पीछे ऐसा म्यूजिक लगाता है। आई थिंक बहुत ज्यादा या फिर ऐसी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं जो लोगों को भी बताती हैं कि कौन से वो लोग हैं शायद जो दोस्ती के हक में नहीं है, अमन के हक में नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक बड़ी अजीब सी कैरेक्टराइजेशन मिली, वो मिली ओपनिंग की तरफ से, जहां से उन्होंने ऐसा जंग का माहौल बताया और शायद हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो ये नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से चीजें बेहतर हो जाएं। अब मैंने तो देखा है कि जंग, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपको इतना शौक है तो जंग करवा दें। जंग का आउटकम क्या होता है? बंदूकें आती हैं। मैच का आउटकम क्या होता है? 3 आउटकम्स बताती हूँ। पहला आउटकम, एक मीम जो कहती है कि धोनी ने फिर से धो दिया। दूसरा आउटकम, सरफराज की अंगड़ाई को ऐश्वर्या की अंगड़ाई से मिला के बहस चल रही है। तीसरा आउटकम, इतनी ज्यादा मीम्स चल रही हैं जो मैं भूल गई हूँ अब, कि उसके साथ ही आपको ये सब आउटकम्स होते हैं। फिर इन्होंने एक और भी बात की कि देखें बहुत सीक्रेट चीजें हो रही होती हैं हमारी डिप्लोमेसी के चक्कर में, वो आपके मंत्री जाके न्यूक्लियर चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। आई थिंक ये भी सीक्रेट डिप्लोमेसी, हमारे मंत्री हमारे दोनों देशों में कहीं पर भी कोई भी ना सिफारती ताल्लुकात है, ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ना ही कोई आना जाना है, ना ही कोई बात होती है। अगर एक मौका है जहां पर आपका वजीर तालीम उनके वजीर तालीम को मिल ले या आपका मिनिस्टर उनके मिनिस्टर को मिल ले तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत सी दफा ये मौके होते हैं जहां पर इमरान खान को भी दावत आ जाती है कि आप आके मैच देख लें और वहां पर जाके शायद कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, शायद ये जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के मसले हैं, शायद ये ठीक हो जाए। अब्बास, मैंने आप पे ऑलरेडी एक फेवर की थी, आपकी स्पीच में ह्यूमर लाई थी, अब ये दूसरी कर रही हूँ। POI बताएं।
जब भी आप किसी आंटी चीज में बहुत ज्यादा निवेश कर देते हो, यानी कि इन्वेस्ट कर देते हो, इसका अर्थ ये होता है ना कि आप हारो या जीतो, जो भी हारे उसको गम होता है। रोहित शर्मा हारे या जीते घर 15 लाख ले जाता है, जब वो हारता है हमें गम होता है, ये कैसे जायज है? अब अगर आप ये चाह रही हैं कि मैं दुनिया से गम ही मिटा दूं, तो उसके तरीके तो नहीं हो सकते ना। हर गम तो हर हार जीत में होता है, हाँ, लेकिन उस गम का कॉन्सिक्वेंस क्या इतना बड़ा है कि कोई अपनी जान दे दे, या इसका कॉन्सिक्वेंस इतना बड़ा है कि दो, हाँ, इसका कॉन्सिक्वेंस जो हमने एक बताया वो यही है कि इसका कॉन्सिक्वेंस जो हमने अभी बताया वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो गम मीम्स की सूरत में निकल आता है। छोटा सा बच्चा बना के आप उनकी मीम्स बना देते हैं, या फिर किसी पे बैठ के मैक्सिमम जो ये गम निकल सकता है वो इसी तरह ही निकलता है कि दो लोग बैठ के होश लड़ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इतनी वायलेंस या फिर इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी सामने नहीं आए। आई थिंक ये तो फिर एक अच्छा कैथारसिस है लोगों के लिए। वैसे जैद ने भी कहा, कभी खुशी कभी गम, तो गम तो जिंदगी से नहीं जा सकता, उसके कई और भी तरीके हैं। तीसरी चीज जो हमने आपसे अपनी एक्सटेंशन में बात की, हमने आपको कहा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर कोई एक चीज है जो वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान अक्सर हार जाता है। इस हाइप की वजह से इतना प्रेशर होता है कि कम से कम, क्योंकि वो बेहतर हैं, ज्यादा अच्छा खेलते हैं, एक चीज ये होती है कि वो उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर पड़ता है, और शायद वो प्रेशर की वजह से वो प्लेइंग फील्ड इवन आउट हो जाए। आखिरी चीज, और इसके बाद मैं ये बहस खत्म करूंगी। क्लोजिंग ने कहा कि देखें साउथ एशिया की बाकी टीमों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। मसला तो ये है कि 4 साल हो गए हैं, मैच नहीं हुआ, उनको अभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये इंडिया पाकिस्तान की हाइप के अलावा है, क्योंकि अगर वो ना भी हो तो फिर भी उन पर ध्यान नहीं जा रहा। शायद इसकी और वजूहत हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साथियों इस सैर हासिल गुफ्तगू के लिए। मुझे बताया गया कि हम वक्त को ज़ाया किए बगैर मुझे फ़ौरन इस बहस के बारे में अपने ओपिनियन से आप लोगों को आगाह करना है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। एक तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक ऑनलाइन डिबेट में, सो टू स्पीक। पहले भी मुझे 1-2 मौके मिले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी ऑनलाइन डिबेट के आइडिया कोई पॉइंट समझ में नहीं आया कि ऑनलाइन आप क्या ही एक दूसरे से बहस कर लोगे, आप एक दूसरे की शक्लें भी सही तरीके से नहीं देख सकते, और मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इस डिबेट में मुझे आना पड़ गया, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एक ही बहुत है मेरे लिए। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी इस तरह का मुझे तजर्बा ना करना पड़े, खास तौर पे किसी टूर्नामेंट में बैक टू बैक मैचेस तो मैं कभी भी इस तरीके से एडजुडिकेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस इट वाज वेरी रियली नाइस। और इसमें अच्छी बात ये थी कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और इंडिया के सर्किट जो हैं वो मिल रहे हैं एक दूसरे से। लोग ऑनलाइन स्पेस में अगर एक किस्म का इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से फिजिकली नहीं भी मिल पा रहे, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है जो कि आज से कुछ साल पहले तक एटलीस्ट पाकिस्तानी सर्किट में हमें नज़र नहीं आती थी। और मैंने तो जितने भी अर्सा डिबेट किया, मेरा तो किसी भी भारतीय या किसी यूरोपियन या किसी गैर मुल्की डिबेटर से कोई खास वास्ता नहीं रहा। उसकी एक वजह ये भी थी कि मैं उर्दू में ही तकरीरें किया करता था, और पाकिस्तान के अलावा कहीं उर्दू उस तरीके से बोली नहीं जाती। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा, और मेरी उम्मीद ये है कि इस तरह का जो सिलसिला ये शुरू हो रहा है ये मजीद बढ़ता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों तक हम एक अच्छा कलेक्टिव यूनिट बना पाएँ जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे से बहस कर सकें। तो हैविंग सेड दैट, इस डिबेट के बारे में मैं चंद बातें करूँगा। आई थिंक जो इस डिबेट की सबसे अजीब बात थी, वो मुझे शुरू में बताया गया था कोई ह्यूमरस राउंड है ये, तो उस हिसाब से ही मुझे जज करना है। तो काफ़ी बिखरा हुआ ह्यूमर मुझे मिला। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ह्यूमर को एज अ स्टैंडर्ड मुझे अप्लाई करना चाहिए अपनी जजमेंट में या नहीं करना चाहिए। तो वो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। इस बात को करते करते मेरा जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक जो अच्छी बात थी इस डिबेट की, और थोड़ी सी लिमिटेड भी थी इन इट्स स्कोप, वो ये थी कि काफ़ी ज़्यादा जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस डिबेट में काफ़ी कॉन्टेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने रखने की कोशिश की कि जो हाइप है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के साथ, वो एक
उस तरीके से एक्सक्लूसिव अपनी नेचर में इस तरह है कि उसका एक प्रॉपर हाइपर नेशनलिस्ट कंसेप्शन है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है जो इन दोनों ममालिक की जो हिस्ट्री है उसके साथ जिसका एक बहुत बुनियादी और बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे ख्याल में इस चीज को बार बार रीइंफोर्स करना अच्छा तो था इस डिबेट में, लेकिन जनरली स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट को और स्पोर्ट्स के अंदर जो राइवलरीज हैं, राइवलरीज से निकलने वाली हाइप्स के कॉन्टेक्स्ट को मजीद एक्सप्लेन, मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की जो राइवलरी है वाहिद दुनिया की स्पोर्ट्स की राइवलरी नहीं है। मतलब अगर आप कुछ मौकों पर एशेज को देखते हैं तो एशेज के अंदर आपको सिमिलर राइवलरीज नजर आती हैं। स्टीवन स्मिथ का जिस तरीके से इस दफा इस्तकबाल किया गया, हालांकि उसने बाद में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन जो उसका अपने 1 साल के बैन के बाद रिवाइवल है या वापस आना है उसका, तो इंग्लैंड में उसे बहुत अच्छी रिसेप्शन नहीं मिली। पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बहुत अच्छी रिसेप्शन नहीं मिली। इसके अलावा अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो जनरली फुटबॉल के अंदर या दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऐसी राइवलरीज नजर आती हैं जो किसी तरीके से मिमिक करती हैं पाकिस्तान इंडियन राइवलरी को। मिसाल के तौर पे आप मिलान में फुटबॉल को देखते हैं, एसी मिलान और इंटर मिलान की खास राइवलरी है, फिर इंग्लैंड की फुटबॉल के अंदर एक खास राइवलरी है। तो मैं शायद ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरीज से सिनोनिमस राइवलरीज दुनिया में मिलती हैं, लेकिन जनरली स्पोर्ट्स में राइवलरी क्रिएट क्यों होती है इसके बारे में थोड़ा मजीद एनालिसिस किसी भी टीम की तरफ से आ सकता था। क्या हाइपर नेशनलिज्म या एक कॉलोनियल एक्सपीरियंस दो मुल्कों का होना ये वाहिद बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर स्पोर्ट्स के अंदर ये राइवलरीज आती हैं? स्पोर्ट्स के अंदर खुद भी एक ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि वो दो फ्रेंडली मुल्कों के दरमियान भी राइवलरी क्रिएट कर सकता है। वो एक शहर के अंदर उस शहर को डिवाइड कर सकता है, जिस तरह मिलान डिवाइडेड है, जिस तरह लिवरपूल डिवाइडेड है एवर्टन और लिवरपूल फुटबॉल क्लब्स के अंदर। सो क्या ये एक वाहिद स्टैंडर्ड है, उसको भी देखा। और इससे जो दूसरी बात निकलती है वो ये है कि अगर तो एक नेशनलिस्ट ममालिक में, और काफी हद तक मैं तो कहूंगा कि फैशिस्ट दोनों कंट्रीज की पॉलिटिक्स रही है, तो फैशिस्ट ममालिक के अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है उसकी ऑल्टरनेट रियलिटी क्या है? हाउ डू वी इमेजिन अ बेटर sporting relationship between India and Pakistani cricket if the hyper nationalist rivalry is not there? तो उन conceptions के ऊपर भी मेरे ख्याल में चारों टीमों की जानिब से कुछ ना कुछ मजीद एनालिसिस किया जा सकता था जो इस डिबेट को काफी मजीद ग्राउंड करता है रियलिटी के अंदर। तो आई थिंक अगर मैं डिसीजन की तरफ आऊं तो एक तो ये है कि थोड़ी सी ज्यादती भी है टीम्स के साथ। मेरा ख्याल है कि कुछ टीम्स ने ह्यूमर के चक्कर में अच्छी मिसालें देने की कोशिश की, लेकिन कुछ टीम्स ने बिल्कुल भी उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की। वो बिल्कुल अपनी लॉजिकल आर्गुमेंटेशन उन स्टेप्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर मिसाल के तौर पे एक बेचारे स्पीकर ने 3-4 मिनट हमें हंसाने की कोशिश की है और अगला स्पीकर आगे 7 मिनट फुल लॉजिकल तकरीर करके चला गया है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है उस बंदे के साथ कि वो अपनी तरह से मुझे हंसा रहा है और थोड़ा बहुत ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर, और अगला बंदा सिर्फ आया कि मैंने तो इंडिया के डिबेटर्स को हरा देना है किसी तरीके से और मैं घर जाके बताऊंगा कि आज इंडियंस के साथ मैच हुआ था तो ये हो गया और वो हो गया। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। तो इसलिए मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं कितनी वेटेज दूं उसको, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर स्पीच के अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमर और थोड़ी बहुत लॉजिक मौजूद थी। कुछ स्पीचेस के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमर मौजूद था, कुछ स्पीचेस के अंदर बिल्कुल ही लॉजिक थी, किसी भी किस्म का ह्यूमर नहीं था। तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट, क्या कहते हैं कि क्या करना है। तो इसलिए मैं शायद उस तरीके से जिस तरह डिबेट में डिसीजन अनाउंस करते हैं वो मैं शायद ना करूं। आई थिंक कि अगर दोनों चीज़ों को देखा जाए, जिसमें ह्यूमर भी इन्वॉल्व है और जिसमें लॉजिक भी इन्वॉल्व है, तो आई थिंक कि ओपनिंग के अंदर मुझे इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर ज़्यादा बेहतर नजर आया। ओपनिंग बेंच के अंदर, ओपनिंग ऑपोजिशन और ओपनिंग गवर्नमेंट दोनों के अंदर। एंड एट द सेम टाइम जब मैं क्लोजिंग के अंदर आया तो क्लोजिंग में मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर उस तरीके से मिल रही थी। तो ये तो एक जनरल जजमेंट आप समझ लें मेरी तरफ से आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, जिसमें थोड़ा सा मैं शायद फेयर भी हो जाऊंगा कि मैं दोनों चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। So I think going by the humorous perspective, openings आज की ये मैच जीत जाती हैं एज अ बेंच। उसमें भी हम बाद में आते हैं कि उसमें कौन सी टीम जो है वो फाइनली जो टाकरा है और जो सूरमाओं और शाहीनों का तकरार है उसमें कौन सी टीम अव्वल है और कौन सी टीम सेकंड है। लेकिन गोइंग बाय द लॉजिक आई थिंक जिस तरह मैंने पहले कहा क्लोजिंग साइड्स के अंदर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे चीज़ों की ज़्यादा नजर आई। ओपनिंग के अंदर एक बहुत जेनेरिक सी डिबेट कि हाइपर नेशनलिज्म है जिसकी वजह से लोग क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, क्रिकेट
becomes something more than cricket, जिसके अंदर jingoistic elements involved हो जाते हैं, जिसके अंदर लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, खिलाड़ी जो हैं वो सेफ महसूस नहीं करते, उनके ऊपर परफॉर्मेंस से ज्यादा एक जनरल नेशनलिस्ट ओबीडियंस का एक बहुत बड़ा प्रेशर उस तरीके से आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। और दूसरी साइड पर इस ओपनिंग के अंदर डिबेट हो रही थी कि क्या ये एक एक्सक्लूसिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर जिस तरह मिसाल के तौर पे ओपनिंग ऑपोजिशन ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि क्या इसको महदूद किया जा सकता है, कैन इट बी लिमिटेड टू द फील्ड, एंड कोई ऐसा तरीकाकार निकाला जा सकता है जिसके जरिए फील्ड के अंदर तो आप प्रॉपर प्रेशर के साथ लड़ें, प्रॉपर हाइप हो, लेकिन वो उस तरीके से बाहर ट्रांसलेट ना करे। आई थिंक ओपनिंग ऑपोजिशन के अंदर जो मुझे थोड़ी सी चीज लगी जो लैक कर रही थी वो ये थी कि जो इनसाइड द फील्ड एंड आउटसाइड द फील्ड जो रिलेशनशिप है, जो कि बेसिकली एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फील्ड के अंदर से एक प्रेशर जनरेट होता है जो फील्ड के बाहर लोगों को नफरत करने पर मजबूर करता है, या फील्ड के बाहर एक नफरत होती है जो फील्ड के अंदर एक प्रेशर जनरेट करती है, नहीं, ये एक टू वे रिलेशनशिप है, दोनों चीजें एक वक्त में एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होती हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि स्पोर्ट नफरत क्रिएट कर रहा है, और या आप ये कहें कि नफरत जो है वो स्पोर्ट को एक बहुत प्रेशर्ड और एक बहुत क्या कहते हैं जिंग्विस्टिक स्पोर्ट बना रही है। सो आई थिंक कि जहां पर ओपनिंग ऑपोजिशन ने ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अपनाई कि उन्होंने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की किसी तरीके से इसको महदूद किया जा सकता है, तो हैविंग अ कंसेप्शन ऑफ दैट टू वे रिलेशनशिप वो इनएडिक्वेट है। या तो आप you give me some sort of an imagination, you tell me कि किस तरह there is a possibility that the pressures, that the jingoistic elements can be limited to the sport, and in that regard I think जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आप दुनिया में मुख्तलिफ जो और कॉन्टेक्स्ट हैं स्पोर्ट के जिसके अंदर राइवलरीज मौजूद हैं उनकी मिसालें दे सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में लड़ाइयाँ हैं जिसमें स्पोर्ट्स में लोग, जिस तरह मैं पिछले कुछ फुटबॉल टीम्स या क्रिकेट टीम्स की मिसालें दे रहा था कि वो ग्राउंड के ऊपर लड़ते हैं लेकिन बाद में उस तरीके से वो एप्लीकेबल नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में होती है। तो अगर ओपनिंग गवर्नमेंट ने ये कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश कर दिया है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पोर्ट, इट इज much more than that, then you cannot just argue that there might be a way that we can be able to reduce it within the field of cricket. So as far as I think opening opposition was on a क्या कहते हैं on a not on a very suitable position. I'm sorry अगर मैं अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मुझे उर्दू ज्यादा बेहतर आती है तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी उर्दू बोलूँ जो हमारे इंडिया और नेपाल के साथी हैं उनको उस तरीके से समझ ना आ सके। तो जहाँ जहाँ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन होती है मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ। आई अपॉलोजाइज इफ देयर इज एनी इनकन्वीनियंस इन दैट। दूसरी साइड पे आई थिंक कि क्लोजिंग ऑपोजिशन की तरफ से, और यही जो ओपनिंग गवर्नमेंट का एक कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस था उसको कैरी किया क्लोजिंग गवर्नमेंट ने, जब उन्होंने इसमें कुछ इम्पैक्ट्स ऐड करने की कोशिश की और उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग मोर सिक्योरिटी फॉर द प्लेयर्स, इट्स अबाउट प्लेयर्स बीइंग एबल टू फील सिक्योर। सो इवन इफ आपके पास बहुत सिक्योरिटी है लेकिन अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप सिक्योर महसूस कर सकें तो वो इनएडिक्वेट है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि एंटरटेनमेंट ही अगर ऑपोजिशन का एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट है कि इससे बहुत एंटरटेनमेंट मिलती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा भी स्पोर्ट्स में या क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की मिसाल दी गई। आई थिंक जब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज होती हैं तो वो एक हाइप जनरेट ऑटोमेटिकली कर देती है। ऋषभ पंत ने या पुजारा ने जो इनिंग्स खेली हैं इस दफा ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, मैंने शायद अपनी जिंदगी में इस ग्रेड के साथ इनिंग्स नहीं देखी हुई। तो इवन पाकिस्तान के अंदर उसने बहुत ज्यादा हमें तो लाइक पागल कर दिया था, जिस तरह पुजारा साहब बॉलिंग खा रहे थे कमिंस की और उसके बावजूद खड़े थे हमारे जो उमर अकमल साहब, उन्हें वो मोच आ जाए पाँव में तो बेचारे इंजर्ड होके बाहर चले जाते हैं। अहमद शहजाद को आपने देखा होगा कि पूरा स्ट्रेचर मंगवा के और पता नहीं उनकी शायद स्पाइनल इंजरी हो गई है, कोई बस भाग गए और एम्बुलेंस में जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो ग्रेट हमें उस तरीके से नजर आई, जो कि ये भी आर्गुमेंट है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। प्लेयर्स ने इस राइवलरी के अलावा भी दुनिया में बहुत प्रेशर सिचुएशंस के अंदर बॉलें भी खाई हैं, अपने सर भी फड़वाए हैं और सारा कुछ किया। आई थिंक एंड में फिर क्लोजिंग के अंदर जो डिबेट बन गई थी वो ये थी कि क्या जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि आई थिंक क्लोजिंग ऑपोजिशन ने इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आर्ग्यू करने की कोशिश की कि हैविंग
लिमिटेड टू द फील्ड ऑफ क्रिकेट भी इस चीज को मीडिएट किया जा सकता है। जब मिसाल के तौर पे उन्होंने आई थिंक जो एक इम्पैक्ट उन्होंने गिराने की कोशिश की कि जो पूरा ये आइडिया है कि लोग पागल हो जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया में और प्लेयर्स को मारने की कोशिश करते हैं और उनके गले काटने की कोशिश करते हैं, घरों पे हमला हो रहा है, आग लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी रियली फेयर। आई थिंक 2007 का वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है इस बुनियाद पे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुए थे और दोनों एक दूसरे से नहीं हारे थे, दोनों ने एक दूसरे को खेला भी नहीं था। इंडिया बांग्लादेश से हारा है, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है, और यहाँ पर जो हमारे बरेलवी मुसलमान है वो पागल हो गए थे कि हमने उड़ा के रख देना है इंजमामुल हक को, हमने नहीं छोड़ना सारा कुछ, और उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी आपको बैकलैश नजर आए। सो ये स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। जहन में बहुत लॉजिकल लिंक नजर आता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे से हिस्टोरिकली लड़ना चाहते हैं, क्रिकेट में भी वो चीज ट्रांसलेट हो जाती है, लेकिन इट नीड्स मोर एनालिसिस बिकॉज यू हैव एम्पल एग्जाम्पल्स एंड एम्पल कॉन्टेक्स्ट जहां पर कॉन्ट्ररी चीज हो रही है, जहां पर पाकिस्तान एक यूरोपियन मुल्क से हारा है और पाकिस्तान के लोग पागल हो गए। सो इज इट always about India and Pakistan was the question that I think the closing opposition was able to answer. Secondly, जो debate का एक context बना नीचे, वो ये था कि एक even playing field मिलती है जिसके अंदर क्रिकेट की ग्रोथ होती है, पूरी दुनिया आपको देखती है और उसके अंदर लोगों का क्रिटिसिज्म आता है। इजाज बट की मिसाल दी गई। आई थिंक इजाज बट तो उसके बारे में मेरे पास पार्लिमानी अल्फाज नहीं है कहने के लिए, तो मैं स्किप करता हूँ जास बट को, लेकिन आई गॉट द आइडिया। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक जब क्लोजिंग में उसके क्लोजिंग गवर्नमेंट ने उसको फिर आर्ग्यू करने की कोशिश की, जिसमें हमारे सामने सिमिलर लाइन ऑफ रीजनिंग आई जो कि शुरू से कैरी हो रही थी कि व्हाई इज इट लिमिटेड टू पाकिस्तान इन इंडिया। मिसाल के तौर पे जब आप ये कहते हैं कि जो मस्बत रिपोर्टिंग होती है, प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन नजर आता है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। आई थिंक आईपीएल के अंदर एक पूरा बोर्ड बना होता है, और इस मामले में आई थिंक जो इंग्लिश समर की कमेंट्री टीम है या साउथ अफ्रीकन कमेंट्री टीम है, जो पूरे पैनल्स बनते हैं वो पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत बेहतर होते हैं। वहाँ पे क्रिकेट में बात हो रही होती है, मतलब आप खुद देखेंगे हमारे पास रमीज राजा है या बाजिद खान है या इंडिया से अरुण लाल साहब आ जाएंगे, और इस तरह के कमेंटेटर्स हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, कि अच्छी बड़ी आउट स्विंग हो रही होती है और वो कहेंगे क्या खूबसूरत रिवर्स स्विंग करवाई है ना, मतलब बकायदा इतने बड़े बड़े लैप्सेस उनके अंदर होते हैं। सो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कमेंट्री, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्रिटिसिज्म, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एनालिसिस भी पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी के अंदर काफी लो नजर आता है। और आई थिंक गवर्नमेंट ने उसको काफी अच्छे तरीके से आर्ग्यू करने की कोशिश की थी। एक चीज जो मुझे लगा क्लोजिंग गवर्नमेंट की, मुझे शुरू में बहुत पसंद आई, लेकिन और गवर्नमेंट बेंच दोनों से ही, कि एक दो जार्गन इस्तेमाल किए गए। एक ये कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा कि चूंकि क्रिकेट है ये कॉलोनियल रेमिनेसेंट, तो उसकी वजह से तो ज्यादा मसले होते हैं। आई थिंक इन दोनों चीजों को मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब जो टीवी टूट रहे होते हैं वो किसी कैपिटलिस्ट वेंचर के टीवी नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे टीवी होते हैं, मतलब, और उसमें चाइना को भी घुसा देना और ये सारी चीजें करना। सो वो कैपिटलिज्म को थोड़ी सी ना, मतलब, समझा दिया करें। कैपिटलिज्म को बिल्ली नहीं है कि बस आप कह दें कि इसको ठुड्डा मारोगे तो उधर चली जाएगी, या सारा कुछ जो दुनिया में हो रहा है वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मुझे समझाएं, जज को बताएं कि कैपिटलिज्म क्या है और इस केस के अंदर वो किस तरीके से एप्लीकेबल है। दूसरा ये भी कि सिर्फ ये कह देना कि क्रिकेट तो गोरा देगी हमें गया है कि लो आपस में लड़ लो, वो कोहिनूर ले गया, ठीक है। 15 मिनट में आपने पूरा फ्रांस फैनॉन मुझे समझा दिया। मतलब लोगों ने पूरा पूरा तज्जिया किया हुआ है कि कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस क्या थे, उससे किस किस्म की पॉलिटिक्स क्रिएट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे 5-10 सेकंड के अंदर हमारे सर्किट्स में समझा देते हैं कि क्रिकेट तो हमें अंग्रेज दे गया है, और उसका तो मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और सब कॉन्टिनेंट को हम ऐसा तोड़ के जाएं कि बाद में हम इन्हें नियो कॉलोनियलिज्म की तरह रूल कर सकें। तो जब इस तरह के जार्गन्स इस्तेमाल करें, मेरी जेनेरिक एडवाइस है, तो उसको या तो आप 5-6 जार्गन्स इस्तेमाल करें ना, आप एक करें, लेकिन उसको इतना एक्सप्लेन करें कि वो आपकी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली एक किस्म का जोड़ ले आपकी सारी आर्ग्यूमेंट्स को। और आई थिंक कि मुझे ज्यादा ये भी है कि कॉलोनियल एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बात की जा सकती है, खासतौर पर जब भी आप क्रिकेट की बात करते हैं। इसकी एक आई थिंक छोटी सी मिसाल ये है कि जब आप वेस्ट इंडियन क्रिकेट को देखते हैं और वेस्ट इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर कॉलोनियल
इम्पैक्ट नजर आता है। जितने 70s के या 60s के इवन 50s के जो बड़े वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उनके अंदर आपको एक बहुत बड़ा फर्वर नजर आता है, एक एंटी कलोनियल किस्म का। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो एंटी कलोनियल मूवमेंट के साथ भी इन्वॉल्व थे और जो सेंटिमेंट को कैरी करते थे स्पोर्ट्स के अंदर। उनके लिए इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना या ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना और सीरीज जीतना इंग्लैंड के खिलाफ, वो काफी बड़ा होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्रिकेट की जो कलोनियल इमेज हमें नजर आई है वो बिल्कुल ऑपोजिट नजर आई है, कि उसने एंटी कलोनियल किसी सेंटिमेंट को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने कलोनियल आइडिया को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। कि अगर आप 60s में देखें, इंडिया के बारे में मुझे क्या कहते हैं इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये एलीट की गेम रही है। 50s और 60s के अंदर आपको नवाब यहाँ पे नजर आते हैं, पटौदी साहब नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे वो कैप्टन थे करदार साहब, वो पूरी एलीट फैमिलीज आपको नजर आती थी, HSN से निकलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो सॉरी मैं ज्यादा लंबी बात कर रहा हूँ, थैंक यू फातिमा फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, लेकिन मैं बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता था। सो मुझे किसी ने नहीं कहा था डिबेट बोल लो। अच्छा, तो अब डिसीजन का आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इन द सेंस कि वो ह्यूमर वाली सारी चीज थी। गोइंग बाय द ह्यूमर आई विल से कि अगर मैं उस चीज को, क्योंकि मुझे उस तरीके से एग्जैक्टली नहीं पता कि किन लाइक ह्यूमर एक स्टैंडर्ड है इस डिबेट को जज करने के लिए या नहीं है, तो गोइंग बाय अगर तो इसको ह्यूमर के तरीके से जज किया जाए और वो भी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हो उसके अंदर, तो आई थिंक मेरी जो डिसीजन होगा वो ओपनिंग बेंच के अंदर होगा। उसमें ओपनिंग गवर्नमेंट फर्स्ट होगी, ओपनिंग ऑपोजिशन सेकंड होगी, क्लोजिंग ऑपोजिशन थर्ड होगी और क्लोजिंग गवर्नमेंट फोर्थ होगी। लेकिन गोइंग जस्ट बाय आप कह लें लॉजिक, आई थिंक उस सेंस में आई थिंक क्लोजिंग ऑपोजिशन विल टेक द मैच, closing government will come second, opening government will come third and opening opposition will come fourth। तो ये मेरा एक ह्यूमरस किस्म का डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह मुझे पता चला डिबेट को जज करना, मैंने भी उस किस्म का आपको डिसीजन दे दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी ये टूर्नामेंट नहीं है, वरना जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि फिर वो स्पीकर्स आ जाते हैं पूछने के, नहीं आपने गलत हरा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात है कि वन टाइम मैच है और काफी साथी जो है वो मुझसे पूछने नहीं आ सकते। तो ये मेरा डिसीजन है। तो जिस किसी को भी एतराज है वो रखे अपने पास, में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। तो thank you so much for giving me this opportunity to be with you guys and talk to you. It was really nice. So thanks a lot.